हेलो ब्रमन, नमस्कार, स्वागत, गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और आज की चर्चा है यूपीएससी नोटिफिकेशन 2026 और उसके साथ साथ 24 मई के प्रीलिम्स की रणनीति की। मेरे प्यारे बच्चों, यानी आज की क्लास का फ्लो आप ऐसे समझिए कि आज की जो हमारी क्लास है ये केवल यूपीएससी की तैयारी नहीं है। आज की क्लास यूपीएससी की एक समझ को डेडिकेटेड है। क्योंकि देखिए, जब आप किसी चीज को अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट अच्छा कर पाते हैं। अगर समझते नहीं तो एक्ट यानी काम आप उतना अच्छा कर नहीं पाते। तो आज हम तीन चीजों पर इस सेशन में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज वगैरह आ रही? हाँ, तीन चीजों पर हम लोग बातचीत करेंगे आज। पहली होगी यूपीएससी सीएससी 2026 का नोटिफिकेशन। दूसरी होगी फॉर्म से लेकर सिलेक्शन तक पूरा प्रोसेस। और तीसरा कि हम 24 मई का प्रीलिम्स कैसे निकाल लें। इन तीन विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे और कुछ बड़ी अच्छी चर्चा भी है। आप सबको पता है, उसका शुरुआत में ही अगर जिक्र करूं कि अब नए बच्चों के लिए, किसके लिए? जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, नए बच्चे, आपके लिए चीजें और बेहतर हो गई हैं। जैसे पहले क्या होता था, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन पढ़ाते हैं, वंचितता का चक्र, पीओडी, जिस पर यूपीएससी ने एक प्रश्न भी पूछा है कि नहीं पूछा? कि भाई एक आदमी गरीब है तो उसकी अगली पीढ़ी भी गरीब, उसकी अगली पीढ़ी भी, उसकी अगली पीढ़ी। फिर मैं ही पढ़ाता हूं बीपीओडी यानी ब्रेक द प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन। एक को ह्यूमन रिसोर्स के रूप में बदलो तो अगली पीढ़ी सही हो जाएगी, अगली पीढ़ी सही हो जाएगी, अगली पीढ़ी, और ये प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन खत्म हो जाएगा। ऐसे ही एक सिलेक्शन का भी प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन है। सिलेक्शन में याद रखें, और वो नए बच्चों का सिलेक्शन, एसपीओडी, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन मींस क्या हो गया कि भैया आप नए हैं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप बिल्कुल सामान्य बैकग्राउंड से हैं, तो आपका होने वाला, मतलब होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? आपको समझ में आ गया होगा मेरा इशारा किस तरफ है। कि भाई सीट है, मान लीजिए इस बार 933 अभी तक की टेंटेटिव सीट आई। अब जो पिछले 3 से 4 साल के स्टूडेंट हैं, ध्यान से समझिए, 3 से 4 साल आप हिंदी मीडियम में रवि शिहाग, सुनील धनवंता जी, इन सबको आप ध्यान से देखिए। 3 से 4 अटेम्प्ट तक ये लगातार हर बार अटेम्प्ट करते हैं और हर बार एक सीट ये खाते हैं। तो इसलिए नए बच्चों का जो सिलेक्शन का प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन है वो लगातार चलता रहता है, क्योंकि वही बच्चे फाइनल में फिर से आ जा रहे हैं। और कुछ कुछ लोग तो 5-5, 6-6 अटेम्प्ट करते हैं। मेरे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा करते रहे हैं, जो मुझसे पढ़े हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं। तो ये सेलेक्ट जो नए बच्चे हैं, आपके लिए बड़ी मजेदार चीज इसमें हुई है कि अब आपके लिए ज्यादा चांस है इस 933 सीट में। तो जो नए बच्चे हैं, सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नहीं कि प्रीलिम्स और मेंस निकाले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अब एक बार आप आईपीएस हो गए, यानी अब आईएएस और आईएफएस अभी तक रीअटेम्प्ट नहीं कर पाते थे। अब उसके नीचे जो पोस्ट है वो भी केवल एक अटेम्प्ट ही कर पाएंगे। केवल आईपीएस अगर आप हैं और आप आईएएस आईएफएस बनना चाहते हो तो केवल एक अटेम्प्ट। ध्यान से समझिएगा। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज हो गई है, और ऐसा ही सभी सर्विसेज के लिए, यानी अब एक अटेम्प्ट आप और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर संक्षेप में, कि भाई एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर आपका कैडर जो है अलॉट हो जाता है, तो जब आप छोड़ते हैं उस नौकरी को, तो पूरा जो 1 साल आपकी ट्रेनिंग हुई हो, खासकर आईपीएस वगैरह की ट्रेनिंग कितनी इंटेंस होती है। आपकी ट्रेनिंग हुई, आपको सिखाया गया, फिर आपने आईएएस ले लिया, आपका कैडर अलॉट हो गया, फिर आपने छोड़ दिया, तो बाकी फिर और पूरा कैडर की प्रोसेसिंग में ही एक प्रकार का संकट आ जाता है, समस्या आ जाती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो अब आपके पास सिलेक्शन के, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रीलिम्स में उसमें फाइट उतनी ही है, लेकिन हाँ फाइनल सीट में अब आपके पास चांस बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो इस प्रकार के जॉब में हैं उनके लिए इसमें एक प्रकार से समझिए प्रतिबंध लग गया है। क्योंकि अगर अगली बार वो आईपीएस के बजाय किसी और पोस्ट पे आए तो पिछली आईपीएस उनको नहीं मिलेगी, जो उस बार पाए वो मिलेगी। इसलिए आईपीएस वाले शायद अगला अटेम्प्ट करें ना। तो बहुत सारी चीजें नई एंट्री के लिए,
तो बस कमर कस लीजिए। 2 चीजें मुझे सबसे ज्यादा इस समय अट्रैक्ट कर रही है यूपीएससी की तैयारी के लिए। अभी तक एक कर रही थी, वो है प्रतिभा सेतु। क्या कर रही थी? प्रतिभा सेतु। सबसे ज्यादा मुझे ये कनेक्ट कर रही थी। उसके पीछे रीजन है कि प्रतिभा सेतु में आपके पास मौका है कि आप अगर इंटरव्यू दे दिए हैं तो अगली बार गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट, और सबको मिल रहा है, ये मत समझिएगा किसी को मिल रहा है, यहां सबको मिल रहा है, आपको जॉब मिल जा रही है। जैसे राज पटेल को मिली, आप ही के क्लास के बच्चे हैं, ठीक है ना, 3 इंटरव्यू या इस बार तीसरा इंटरव्यू, उनको क्या मिला? राज पटेल को मिला स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री में नॉन गजेटेड ग्रुप ए ऑफिसर, जिसकी सैलरी लगभग 80,000 से स्टार्ट होगी। आप सोचिए, तो ये एक आकर्षण सबसे बड़ा था। अब दूसरा आकर्षण आ गया है कि आपके, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, भाई देखो भीड़ बहुत, अगर आप भीड़ में हैं तब तो कोई बात नहीं, फिर तो वही प्रोसेस चलती है, लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो अब आपके सेलेक्ट होने के चांस ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस रूल। तो बस लग जाइए, मुझे लगता है इसीलिए मैंने कहा इसके साथ हम लोग 2024 की रणनीति पर भी बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो 2 चीजें आपके पास आ गई। अब सिलेक्शन के थोड़े से चांस ज्यादा है। दूसरा, प्रतिभा सेतु के द्वारा नौकरी है, तो क्यों, खासकर वो बच्चे जो कहते हैं कि हम बीएड कर ले, अब हम ये कर ले, अब हमें एमएड कर ले, वो ठीक है, एजुकेशन का एक पार्ट, मतलब आपका एक पार्ट है, आप करते चले, लेकिन आप पूरा फोकस यूपीएससी पर लगाएं कि अगर इंटरव्यू कॉल भी हो जाती है तो भी, और इंटरव्यू कॉल के लिए आपका मेंटर खुल के आपसे बात करता है कि बिल्कुल रेडी बैठा हो, और अब तो और ज्यादा, अब तो और ज्यादा, तो बस लगे रहिए, ठीक है। समझ में आया? अब जोश के साथ चलिए। तो सबसे पहले हाउ टू फिल फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताएंगे, एलिजिबिलिटी बताएंगे, वैकेंसीज और ये सारी चीजें, और फिर उसके बाद हाउ टू स्कोर मैक्स मार्क्स इन प्रीलिम्स एग्जाम 24 में, उसकी स्ट्रेटजी बताएंगे। मैक्स का मतलब होता है कि उसी दिन आपको पता लग जाए कि प्रीलिम्स का एग्जाम आप पास कर रहे हैं। मैं हमेशा ये मानता हूं। अब अगर आपको ये लग रहा है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको, और इस सेशन के जस्ट बाद बेटा, थोड़ा 10 से 15 मिनट के ब्रेक के बाद जो दूसरा सेशन होगा, वो पूरा इकोनॉमिक्स का, यानी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब हैं, उनकी जो पूरी स्पीच है, उस स्पीच को, जैसे बजट की स्पीच पूरी खत्म की, तो एक मैराथन लेकर के, उसमें काफी लंबा समय हो सकता है, 3 से 4 घंटा लग जाए, तो एक वो सेशन भी अभी मैं तुरंत करूंगा, तो जिससे उनकी स्पीच जो 2 लेक्चर के बाद रुक गई थी, क्यों, क्योंकि तब बजट आ गया था, तो मैंने कहा बजट ताजा ही पढ़ने में मजा आता है, तो पहले बजट करा देता हूं। सर्वे तो मान लीजिए इकोनॉमिक्स का, समझिए सब्जेक्ट का एक पार्ट है। तो आज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का शुरू से, यानी जो पिछले 2 लेक्चर में हो चुका है वो भी ले लूंगा, और आगे का पूरा एक डीप एनालिसिस कोशिश करूंगा, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सके, आज और कल में उसको खत्म करूं या आज ही खत्म कर लूं, और फिर उसके बाद चैप्टर वाइज इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर 1 से लेकर के सारी चीजें। तो आज लगातार हम लोग क्लास में रहेंगे। चलिए, तो ये होगी हमारी यूपीएससी की वेबसाइट, और जिस पे सारी जानकारी, आप सब अपने कोई भी डाउट पूछ सकेंगे यहां पर, ठीक है ना, कोई भी डाउट पूछ सकेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अभी मैं सो के उठा तो अमित किल्लोर सर का एक मैंने वीडियो देखा, आ गया था वो, मतलब क्योंकि ऑनलाइन ही तो लगभग सभी चीजें आ ही जाती हैं, कोई भी टीचर पढ़ाए कैसा भी, तो उन्होंने यूपीएससी की स्पेलिंग मिस्टेक पर कहा है कि इस जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन बहुत सारे इंग्लिश के उन्होंने वर्ड निकाले जो मिस्टेक है, इंग्लिश वर्ड, और उन्होंने यूपीएससी को उसके लिए कोसा भी, एंड सो ऑन बड़ी बातें कही। किसी बच्चे के पास उनका अगर नंबर होना, तो ये मतलब उनको कहना, मैं उन्हीं को शेयर करूंगा, क्योंकि बड़ा अच्छा लॉजिकल वो बात करें, जिसकी जो, देखो मैं हमेशा से मानता हूं, जिसकी जो शक्ति है, आपको पता है कि मैं पिछले कितने सालों से, और ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1 नंबर से सिलेक्शन रुकता है, हिंदी मीडियम के बच्चे तबाह हैं, 125 नंबर का निबंध ही इंग्लिश में कुछ और पूछ रहा है और हिंदी में कुछ और पूछ रहा है।
125 मार्क्स का, एक नहीं ना जाने कितनी गलतियां सिलेबस से लेकर के हर जगह हिंदी हिंदी में है। तो उन अगर किसी बच्चे का कनेक्ट हो तो उनको आप जो पीडीएफ मैंने शेयर की है, आप उनको शेयर कर सकते हैं कि वो कम से कम हिंदी के बच्चों के लिए बात कहें, क्योंकि खुल के कह रहे हैं और थोड़ा-सा उनको स्पेस भी मिल रहा है। मैंने किया था तो 1500 बच्चे ही उसको देख पाए थे, वो भी जो अपने खास-खास हैं। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में इतनी गलतियां दी हैं, तो वो पेपर सेट करते समय कितनी गलतियां कर रहा है। सिलेबस बनाते समय मैंने पूरा निकाल के रखा है, ना जाने कितनी गलतियां, और पिछले 3 साल 4 साल पहले से मैं कह रहा हूं ये बात। लेकिन वही है कि न कारखाने में तूती की आवाज, तो उनको ये वाला पकड़ा देना, अगर कोई भी बच्चा उनके कनेक्ट में होगा। आप लोगों को मैंने पीडीएफ शेयर ही किया हुआ कि एक जेन्युइन समस्या है कि आप एथिक्स के सिलेबस में हिंदी में कुछ और कह रहे हो, इंग्लिश में कुछ और कह रहे हो, और दोनों के मायने अलग हैं। हिंदी वाले का मायने अलग है, इंग्लिश वाले का मायने अलग है। ऐसे ही आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहे हो, इंग्लिश में कुछ और पूछ रहे हो, हिंदी में कुछ और पूछ रहे हो। इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस गलत है, इंग्लिश में कुछ और पूछ रहे हो, हिंदी में कुछ और दे रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये भी अपने आप में ऐसा नहीं कि संघ लोक सेवा आयोग अपने आप में निर्विवाद संस्था है, लेकिन ठीक है भाई, इंडिया में संस्था संस्था हमेशा ही, क्योंकि संस्था क्या होती है, संस्था चलती है। जैसे यूपीएससी ने ही प्रश्न पूछा था, और आज यूपीएससी के प्रश्न से ही मैं यूपीएससी के सामने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं, यूपीएससी के ही प्रश्न से यूपीएससी के सामने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं। यूपीएससी ने क्या प्रश्न पूछा, 2014 का निबंध है, आप एक बार चेक करिएगा। किसी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो कैरेक्टर होता है उसकी लीडरशिप में दिखाई देता है। संस्था का कैरेक्टर का मतलब कि वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के कैरेक्टर को समझिएगा कि वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है। यानी कैसे चलती है मींस कि संस्था है, उसका प्रोग्राम कैसे बनता है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, उसको चलाया कैसे जाता है, उस एग्जीक्यूशन के लिए जो टीम है वो टीम काम कैसे करती है, वो संस्था जो काम दूसरों के लिए कर रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी रखती है, पारदर्शिता कितनी रखती है, स्टूडेंट्स को कितना पता होता है कि जो उसके लिए किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है। वो संस्था, संस्था के कैरेक्टर का मतलब ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के बाद लोगों से उसका कनेक्शन। तो ये प्रोसेस होता है। किसी भी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होने का मतलब यही होता है। तो यूपीएससी की लीडरशिप भी ऐसा नहीं है, कहां से लोग आ रहे हैं, हम ही हमारे आपके बीच से आ रहे हैं। जब हम वही पूछते हैं कि ये पॉलिसी पैरालिसिस था या इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस था जिसने समृद्धि को मंथर कर दिया, यूपीएससी पूछता है ना, यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने समृद्धि को मंथर कर दिया। अरे तो यूपीएससी, तुम्हारे अंदर भी तो भाई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत है ना। बहुत बड़ी समस्या, वो जो 125 नंबर वाला निबंध है ना, विवेक सत्य को पहचान लेता है, ऐसा कौन सा था जो मैंने आप लोग को निकाल कर दिया था। इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है। अब हिंदी मीडियम का बच्चा जो हिंदी वाला पकड़ के लिखा और इंग्लिश वर्जन ही मान्य होता है, तो इंग्लिश वर्जन में आंसर कुछ और इंग्लिश हिंदी में कुछ और, लेकिन बच्चे मस्त हैं, 125 नंबर उड़ गया, कहां गया। अब उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई हमारा है ही नहीं, हम लोग भी खड़े हो गए, हिंदी मीडियम का रिजल्ट ही नहीं होता। आप सोच सकते हैं, एक टीचर जो पिछले 5 साल से उस पर कह रहा है, लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज रखी हुई है, कोई सुनना ही नहीं। इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस जरूरी है बेटा, इसको ऐसे मत लेना। इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस लिखा हुआ इंग्लिश में, रोल ऑफ स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, वर्ड लिख दिया है जो क्रिएट करते हैं चैलेंज इंटरनल सिक्योरिटी को, और हिंदी में लिख दिया आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले कारक। अरे भैया, एक जगह आप लिख रहे हो रोल ऑफ स्टेट एक्टर्स, एक जगह नॉन स्टेट, और हिंदी में आप क्या लिख रहे हो, बहुत सारी चीजें। तो समस्या है। इसलिए मैंने यूपीएससी से ही प्रश्न किया कि आप ही पूछते हो किसी भी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है, तो ऑब्वियस है इतनी गलतियां अगर आप करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं एक इशू तो है ही। तो ये रहा नोटिफिकेशन बच्चों आपके सामने। सबसे पहले 4 प्रोसेस है जिस पर हम आगे डिटेल से बातचीत करेंगे, यानी क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन, ठीक है ना।
तो उनकी वेबसाइट पे ये सारा, और आप लॉगिन करेंगे, फिर आपको हमेशा के लिए एक मिल जाता है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। कोई भी दिक्कत होगी हमारी टीम आपको मदद करेगी, यानी आपको बस मैसेज करना है, और आदित्य सर और एक टीम में मैंने और मतलब स्टूडेंट रखा हुआ, वो तुरंत आपकी मदद करेंगे 1 सेकंड के अंदर। अब सबके पास हमारा ऑफिस का नंबर है, उसी नंबर पे आपको कॉल करके हमारे साथ कनेक्ट हो जाना, या कॉल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट का मैसेज करना कि सर मेरा नाम ये है, 1 मिनट प्लीज। जो आप फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो तो आपको हमारे ऑफिस के नंबर पर मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या करना है, अपना नाम, ठीक है ना, और बैच का नाम लिख दीजिए कि आप किस सेशन मतलब किस बैच में हैं हमारे यहाँ। ऑब्वियस है, चूंकि अपने अब इन्हीं बच्चों पर अधिक फोकस हो पाएंगे, ऐसे तो बहुत सारे आ जाएगा तो हो नहीं पाएंगे, तो किस बैच में है, और उसके बाद फिर आप अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिएगा बस, ठीक है ना। तुरंत हमारी टीम आपको एक एक चीज, आप इनफैक्ट आपका जो है एनी डेस्क आईडी से हम सिस्टम ले करके और वो आपको समझा देंगे, या एक वीडियो बना करके उसमें हमारी टीम तुरंत डालेगी। तो आप एकदम निश्चिंत रहें। तो पहली सुविधा आपके लिए, जो भी बच्चे मुझसे अभी पढ़ रहे, किसी भी कोर्स का हिस्सा है, IQIP का हिस्सा किसी भी कोर्स का, तो आपके लिए यह सुविधा हमारी तरफ से दी जा रही है कि फॉर्म के चारों स्टेप को कंप्लीट करने में, 3 ही स्टेप है, कंप्लीट करने में कोई दिक्कत हो तो आप हमारी टीम से कनेक्ट करें। तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना, लॉगिन करना आपको नहीं आता, वो भी हमारी टीम बताएगी। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन होता है, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। आप चैट जीपीटी, जेमिनाई का यूज कर सकते हैं जहां भी फंसिएगा। ये भी आपको बता देता हूं सेल्फ आप कैसे कर सकते हैं बच्चों। सेल्फ में आपको क्या करना है, चैट जीपीटी, ठीक है ना, जेमिनाई, आप इनका यूज कर सकते हैं, डीप सीक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी और जेमिनाई का यूज। बच्चों 1 मिनट के लिए मैं रुकूंगा, डीप सीक एआई की एक सच्चाई बता रहा हूं, और सभी लोग इसको आज जो है एक बार जरूर रीचेक करिएगा। मेरे बच्चे, मैंने एक क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया कि हम लोग काम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट पे, और उम्मीद है कि मतलब सफल होंगे, क्योंकि टीम अब एक बड़ी टीम मैंने बना ली है। तो और काम ठीक ठीक चल रहा है, यानी कि अब मेरी इन्वॉल्वमेंट क्लास में है, बाकी सारा काम चल रहा है, विजन मेरा है। उसमें हमने डीप सी के आई पर एक क्वेश्चन हमारी टीम ने डाला। मैंने ही सबको रिकमेंड किया था कि डीप सी के आई यूज करो, वो भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। यानी जेमिनाई, चैट जीपीटी, डीप सी के आई, तीनों की अपनी कुछ कुछ खासियतें आप लोगों को भी मैं बता दूंगा। जैसे मैंने बताया था कि जेमिनाई सर्च, अगर आप कोई चीज सर्च करते हैं नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, तो वो जेमिनाई से बेहतर चैट जीपीटी कभी नहीं दे पाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। डीप सी के आई की प्रेजेंटेशन मुझे बहुत पसंद आती है, और चैट जीपीटी चूंकि शुरू से मैं यूज कर रहा हूं तो उसका मैं आदी हो चुका हूं। उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा, उसके बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा। बुरा एक ही है कि जो वॉइस कमांड लेता है वो उर्दू ले लेता है, पता नहीं कौन सी अरबी उर्दू, पता नहीं कौन सी भाषा ले लेता है, हम बोलते हिंदी ही। तो अगर हमने वॉइस कमांड दी तो 5 बार में 3 बार वो हिंदी लेता है या इंग्लिश लेता है, लेकिन जो भी मैं कमांड दूंगा, और 2 बार कम से कम वो अपने आप ही, मैं चाहे इंग्लिश बोल रहा हूं चाहे हिंदी बोल रहा हूं, वो पकड़ लेगा अरबी और उर्दू पता नहीं क्या, फिर टेढ़े 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 पूरा कंटेंट निकलने लगता है, जो ना मैं समझ पाऊं ना। तो उसके साथ भी, तो तीनों की अपनी खासियत है। तो आपको क्या करना है, बिना कुछ सोचे हुए जहां भी आप फंसिएगा, आप उस फंसे हुए पॉइंट को फोटो खींचिएगा, उसके बाद अपलोड करिएगा, वो आपको सोल्यूशन दे देता है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एआई का आप अच्छे से यूज करिए। ठीक है, फिर आता है आपके सामने बताने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपको भरना है, और फिर उसके बाद एक मतलब एग्जामिनेशंस के बारे में नोटिस वगैरह, वो सारी चीजें। तो ये 4 चीजें इस पूरे नोटिफिकेशन का मेन इश्यू है। और ये क्लास आप इस हिसाब से मत देखिएगा कि ये नोटिफिकेशन की क्लास है और आप जो है कहीं भी देख सकते हैं, और ठीक है आप खुद पढ़ सकते हैं। नहीं, इस क्लास को जो मैं अभी ले रहा हूं, जो 1 घंटे तक चलेगी, इसको 1 घंटे, सवा घंटे भी लग सकते हैं। इसको मेरे बच्चे आप आज से ना, एक होता है ना डिटॉक्स, जैसे डिटॉक्स का मतलब कि बॉडी में जो भी अच्छे एलिमेंट्स नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है ना, उनको हम बाहर निकालें। तो डिटॉक्स आज से, जिस बच्चे ने अपने आप को यहीं से डिटॉक्स करना स्टार्ट कर दिया, यानी जो बातें बता रहा हूं, अब केवल इसको पकड़ना है, और
अब एकदम से अपने आप को झोंक देना है प्रीलिम्स के लिए। मेंस की जो भी तैयारी है उठा करके अब जेब में डालिए, केवल हिंदू चलता रहेगा बस। क्या ऑप्शनल क्या ऑप्शनल नहीं, ब्लॉक कर दीजिए सब का सब, क्योंकि प्रीलिम्स रुका आप तबाह हुए। प्रीलिम्स रुका आप तबाह हुए। और आईक्यू आईपी अगर आप देख रहे हैं तो किसी को सोचने की जरूरत नहीं है कि उसकी मेंस की तैयारी नहीं। आप ट्रस्ट करिए। बच्चे सारे, अब मैंने आपको बताया कि बच्चों का जिक्र नहीं करता हूं, बिहार पीसीएस का इंटरव्यू जिन बच्चों को हुआ सब कह रहे हैं यही कि सर आईक्यू आईपी से ही इंटरव्यू में भी पूरी मदद मिल रही। जबकि मैं तो जिक्र भी नहीं कर रहा हूं कि ये इंटरव्यू में आएगा बिहार के या कहां के कैसे आएगा। जो बच्चे कल यूपी पीसीएस का मेंस का रिजल्ट आया, तो जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, ऑब्वियस उतना ज्यादा मैं फोकस नहीं, मैं यूपीएससी का ही मेंटर हूं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे आप ही लोगों में से यूपी पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, उनमें से 2 बच्चों की इंटरव्यू कॉल हुई, वो भी यही लिख रहे हैं। और जबकि मुझे पता नहीं था कि कल रिजल्ट आया। अभी मैं जब सो के उठा, देन मैंने सब बच्चों के रात में, एक बच्चे का रात में देखा था, एक सुबह की सर मेरा इंटरव्यू कॉल आई है और ऐसा ऐसा है, अब इंटरव्यू के लिए काम करना। वो भी वहां लिख रहे हैं कि आईक्यू आईपी से ही सर पूरी मदद मिली। तो आप आईक्यू आईपी करते रहिए। और अब जो बताने जा रहा हूं, बॉडी को डिटॉक्स कर दीजिए, सब चीज फेंक दीजिए। डिटॉक्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं सुबह उठा, आज तो मैं पी नहीं पाया क्योंकि आज कुछ सुबह ही मुझे कहीं निकलना पड़ गया था। तो बट मैं करता क्या हूं, एक गिलास गुनगुना पानी और एक नींबू, उसमें हाफ लेमन डाला, बढ़िया क्या, चेयर पे बैठ गया, आराम से सिप सिप लेकर के अपना हिंदू का कंटेंट देखता रहता हूँ, सिप सिप करके पीता रहता हूँ। गर्म होता है, ऑलमोस्ट वो पानी गर्म होता है, गुनगुना नहीं होता, गर्म पानी पीता हूँ। तो डिटॉक्स करना। तो सेम वैसे ही अब ये सुबह सुबह आज आपको डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स का मतलब है कि क्या, अब आपको आपकी जो तैयारी का दायरा हो वो क्या होना चाहिए, और दायरा मतलब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। लिख लेना, डिटॉक्स का मतलब यही है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो मैं अभी बताने जा रहा हूं इसको ऐसे ग्रैब कर लेना, लिख लो कॉपी निकाल के, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। 2 कॉलम बनाओ, मैं जो बोलता जाऊं, ठीक है, वो आप बस जो आपको अच्छा लगता जाए उसमें से वो पॉइंट लिखते जाओ। ठीक है। तो आज से इस सेशन को, यानी अभी वाले सेशन को डिटॉक्स के थ्रू ही आप लेकर के चलिएगा। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन आप सबको पता है कल आया है, और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन आपके सामने बताने की जरूरत नहीं, 24 मई 2026। ये आपके लिए समझिए सबसे। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखिए टारगेट डे, इसको लिखिएगा टारगेट डे। जैसे एक खिलाड़ी होता है ना, कि जैसे अगर उसको ओलंपिक में जाना है। एक मैं मनु भाकर का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात उसमें लिखी है। मनु भाकर ने मतलब बोला है, ओलंपियन है, सुनना चाहिए हमको और आपको जानना चाहिए। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैं कैलेंडर बना लेती थी अपने गेम के लिए। उन्होंने कहा मैं एक कैलेंडर बना लेती हूं। कैलेंडर का मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे आपने अब आज 24 मई आपका टारगेट है, तो आप अपना कैलेंडर एक चाहे आप बना लीजिए, और चाहे आपके पास जो घर में कैलेंडर होता है वो निकाल के रख लीजिए। ऑनलाइन नहीं, वो ऑफलाइन होना चाहिए, डिजिटल मोड में नहीं होना चाहिए। और आपको उस पर टिक करना है कि जैसे आज है 5 फरवरी, तो 5 फरवरी आपको टिक करना है। अभी मैं बता देता हूं, या 6 या 7 ऐसे डेट है, ब्ला 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 ब्ला, 24 मई तक की डेट, ठीक है। तो अब आपको 5 मई, यानी जो भी टारगेट आपने लिया है कि मुझे इकोनॉमिक्स के आज ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं, पॉलिटी के 1 या जो कुछ भी, तो 5 फरवरी को अगर वो कंप्लीट हुआ तो क्लिक करना है यहां पर, यानी अपने कैलेंडर में ही टिक करना। तो अब आप जब 6 को सुबह सो करके उठोगे बच्चों, तो आपको क्या मजा आने वाला है कि यार 5 वाला कंप्लीट है, और आपको अच्छे से पता, अगर एक दिन अच्छा कर दीजिए ना, फिर अगले दिन अच्छा करने का मन करता है। फिर 6 वाला आपने किया, वो भी कंप्लीट हुआ। 7 वाला मान लीजिए किसी कारण से कुछ रह गया, तो आपने क्या किया, क्रॉस और प्लस छोटा टिक लगाया कि मैंने कुछ किया कुछ नहीं किया। नोट कर लीजिएगा, क्रॉस और टिक दोनों एक साथ, कि कुछ हुआ और कुछ छूट गया। 8 को फिर से बढ़ा, 9 को फिर से बढ़ा, 10 को डबल क्रॉस की नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया, या सिंगल क्रॉसिंग भाई आज कुछ नहीं हो पाया। तो ये आपको क्या देगा, जब फरवरी खत्म होगा तो आप अपने आउटकम को चेक कर पाएंगे कि यार मैंने फरवरी महीने में ऑलमोस्ट एक एवरेज
या एवरेज से अच्छी पढ़ाई की या मैं नहीं कर पाई, नहीं कर पाया। अब इसके बाद क्या होगा, जो मार्च में टेस्ट आप, अब सभी बच्चे ऑब्वियस है, मार्च में जो आप फुल लेंथ टेस्ट की तरफ कूद पड़ेंगे तो आपको फिर मजा आएगा कि यार हमने जो यहां किया था ना उसका आउटकम मिला कि नहीं। आप पढ़ते हैं ना आउटकम बेस्ड लर्निंग, क्या पढ़ते हैं, आउटकम बेस्ड लर्निंग। तो अब आपको लर्निंग नहीं करनी है, आउटकम बेस्ड लर्निंग करनी है। लिखिएगा अगला पॉइंट, आउटकम बेस्ड लर्निंग, और ये कैलेंडर वही आपको कराएगा आउटकम। यानी आपने यहां पढ़ा, फिर हमने मार्च में फुल लेंथ टेस्ट लिया, आपको यहीं से पता लग जाएगा कि आपका आउटकम कितना है, क्योंकि बगैर आउटकम के अगर आप एग्जाम देने जाएंगे गारंटीड है 24 मई को आप फेल होकर के ही वापस आएंगे। और यही हो रहा है आउटकम। तो आउटकम का मतलब केवल ये नहीं कि सुनील अभिव्यक्ति आर्टिकल में पढ़ा रहे हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आउटकम बेस्ड नहीं है, इसलिए इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है, लेकिन वो केवल फ्लॉन्ट करने के लिए है, यानी केवल शान से बताने के लिए है, बट उसका जो आउटकम होना चाहिए वो नहीं। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड केयरलेस है, यूजलेस है, ये यूपीएससी पूछ रहा है। तो केवल आपको ये पढ़ना नहीं गुरु, इसको अपने ऊपर अप्लाई भी करना है कि तुम भी, जितने बच्चे हैं, थोड़ा सख्त हूं लेकिन समझिएगा अभी, कि क्या तुम यूपीएससी, लिखो इसको, क्या तुम सब बच्चे यूपीएससी के डेमोग्राफिक डिविडेंड हो कि नहीं, जिन पर हम फ्लॉन्ट कर सकते हैं। हम मतलब सुनील अभिव्यक्ति या इंडिया का न्यूज़पेपर की 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं, फ्लॉन्ट। गजब का एग्जाम है भाई, सब दिमागदार लोग इसमें बैठते हैं, फ्लॉन्ट। मैं कहूं कि इतने बच्चे हैं मेरे पास, फ्लॉन्ट। मैं हजारों बच्चों को रोज मेंटरशिप देता हूं, फ्लॉन्ट। ये सब फ्लॉन्ट है। तो आप भी यूपीएससी के डेमोग्राफिक डिविडेंड हैं, जिन पर हम फ्लॉन्ट तो कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट जब तक नहीं होगा, जब तक आउटकम बेस्ड आप नहीं चलेंगे। अपने ऊपर भी लागू करो इसको। आज से एक भी चैप्टर पढ़ने के बाद अगर सारी चीजें दिमाग में नहीं आ रही हैं, अगला चैप्टर पे जाना नहीं। आधे अधूरे आप पढ़ते चले जाइए, अगली बार रिवीजन करेंगे तो आएगा, पता चला अगली बार रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला तो क्या करोगे। उठाना है, एंड करना, उठाना है, एंड करना, उठाना है, एंड करना, उठाना है, एंड करना। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज 24 मई, इसीलिए मैंने कहा मैं आपको फॉर्म भरना भी सिखा रहा हूं। मैंने एक टीम आपके लिए डेडिकेटेड, जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता है, वैसे ही मैंने आपको एक टीम भी दे दी है जो डेडिकेटेड होकर के आपको फॉर्म सबमिट कराने में, फॉर्म को फिल कराने में आपकी मदद करेगी। तो हर दोनों काम हम साथ लेके चल रहे हैं। और हमने एक कैलेंडर बता दिया कि आज से ही आप सबका कैलेंडर रेडी है, और आप सबको एक सुविधा भी दे रहा हूं कि अगर आप चाहेंगे तो अपने कैलेंडर की फोटो खींच करके ऐसी ही टिक लगी हुई हर हफ्ते की, डेली की नहीं, हर हफ्ते की, आप अपने अपने ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में, और एक सीसेट का ग्रुप है 400-500 बच्चों का, प्रीलिम्साथॉन का जो पिछला ग्रुप था, भले वो बच्चे उसमें से काफी बच्चे इस साल एडमिशन लिए हैं, नहीं लिए, उसके 2 ग्रुप है, या जो एसके लाइव ग्रुप है हमारा, जो अनअकैडमी पे हमने ग्रुप बनाया था, या जो अड्डा पे हमने रोप का ग्रुप बनाया था, जो भी बच्चे हैं, या अभी के अपने सारे सीसीपी के ग्रुप, ऑनलाइन गुरुकुल फाउंडेशन, हिंदी साहित्य, जितने भी ग्रुप हैं बाकी, तो आप सब फोटो खींच के से डाल सकते हैं हर हफ्ते। आप अपना कि आप, लेकिन 1 हफ्ते से कम नहीं होना चाहिए, कि क्या आपका टिक सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इससे मुझे पता भी लग जाएगा कि कितने सीरियस बच्चे अभी हैं मेरे पास, क्योंकि बाद में मुझे भी तकलीफ होती है कि यार सीरियस बच्चे होते नहीं, रिजल्ट 2-4 होता है तो हमें लगता है यार 2-4 ही हमारे अंदर क्यों हुआ। मतलब मेरे मेंटरशिप में मुझे दुख होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत स्किल हूं, तो अगर बहुत स्किल हूं तो 4 ही क्यों हुआ, क्योंकि अरे भाई 400 बच्चे थे। तो कम से कम इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि भैया जो 4 हो रहे हैं तो 8 ही बच्चे थे जो रेगुलर मेहनत किए, तो उसमें से 4 का हो रहा है, तो 50% स्ट्राइक रेट है, बहुत बेस्ट है, क्योंकि सीट बहुत कम है। तो ये सब बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी, अब आप सोच सकते हो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, कि चाहे आप करंट में किसी बैच में एडमिशन में नहीं है, लेकिन जिस भी ग्रुप में है आप वहां अपडेट ये भेज सकते हैं। तो मैं अपने ओल्ड बच्चों के साथ भी खड़ा हूं, और पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा हूं। इसमें कोई दिखावा नहीं कि मैं कोई पैसे के लिए कर रहा हूं या कुछ भी। इसलिए मैंने कहा एसके लाइव, यानी 2019 से जो बच्चे अनअकैडमी
पर मेरा कोड इसके लाइव था, वो सारे बच्चे मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, अड्डा पे हैं, जो भी हैं, आप बस केवल अपडेट भेजना स्टार्ट कीजिए। यही कि हाँ सर, मतलब बस केवल टिक लगा लगा करके, ठीक है? तो ये हो गया। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर डंडा नहीं रखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये नोटिफिकेशन फॉर्म भरना ये तो केवल मेरे लिए है कि मैं बना दूं, यूट्यूब पे डाल दूं, 2-4 व्यूज आ जाएं, 2-4 कमेंट आ जाएं, एक 2-4 अच्छे, एक आध दो बुरे। तो अगर जर्नी इतनी सी है, तब तो भाई कोई फायदा नहीं है, ना मुझे ना आपको। लेकिन अगर जर्नी ब्रॉड है कि आप एक्चुअल में अपने आप को इस एग्जाम में खड़ा करना चाहते, तो फिर आपको कुछ अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, और वो यही है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन कब रहेंगे? जब हर हफ्ते की फोटो खींच करके जाए। मेरे कितने बच्चे हैं पर्सनल मेंटरशिप पे, कुछ दिन उन्होंने स्टार्ट किया, सब कहते हैं कि रिदम मैम की तरह मुझे भी आईएएस बनना है। यार उस लड़की ने एक भी दिन डिसिप्लिन ब्रेक ही नहीं किया। कुछ बच्चे कर रहे हैं, मैं ऐसा और वो बच्चे देखो निगाह में आ जाते हैं। जैसे नगमा है, ये मेरे निगाह में आ गई, ये रेगुलर करती है, अब आज ये हमारी टीम का हिस्सा बन गई, हमारे साथ कंटेंट और इन सब चीजों पर हमारी टीम का। तो जो बच्चे इस टाइप से हैं, वो जो अपडेट कर रहे हैं, तो वो एकदम से निगाह में आ जाते हैं। ठीक है, सो प्लीज डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन का अर्थ है सफलता, अराजकता का अर्थ है विनाश। तो प्लीज अब यहां से डिसिप्लिन्ड हो जाइए, और यही एक जो कैलेंडर है, आप अपना कैलेंडर बना भी सकते हैं। 5 फरवरी, अरे भाई कितना टाइम लगेगा? 3 महीने का कैलेंडर एक पेज पे A4 साइज का, आप उस पे फरवरी बना लीजिए, अगले पर मार्च बना लीजिए, अगले पर अप्रैल, और अगले पर मई बना लीजिए। दैट्स इट, खत्म। तो आपको 4 पेज में बन जाएगा, टिक कर करके खुद सुंदर सा बनाइए, खूब अच्छे से स्केल उसकेल डाल करके, फिर टिक लगा करके भेजिए, आप अपने पास भी रखिए। फिर हम लोग अगली बार मेहनत कर पाएंगे ना कि यार बच्चे ने मेहनत तो की, लेकिन क्या इश्यूज आया इसके सामने। हाँ, 27 वाले नहीं भेजेंगे, केवल 26 वालों के लिए ये विंडो ओपन है। कोई भी 26 वाला बच्चा नहीं भेजेगा, सॉरी 27 वाला, चूंकि अभी हम 26 वाले पे फोकस है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 24 मई, एक ही दिन होता है, आप सबको पता है। और लास्ट डेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेरे बच्चों, लास्ट डेट पर हम क्यों जाएं? शाम को 6 बजे तक, इसके बाद 6 बज के 1 सेकंड पर भी आपका, क्योंकि ऑनलाइन है, एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको 24 फरवरी तक ही लास्ट डेट है। तो आप अभी भर लीजिए। अभी भरने का फायदा क्या होता है, आगे हालांकि पीडीएफ में लिखा भी है पूरा। अभी भरने का फायदा है कि आपकी मर्जी का, मेरी मर्जी, यानी आपकी मर्जी का आपको क्या मिल जाता है? मैंने यहां सेक्शन लिख दिया, आपकी मर्जी का सेंटर मिल जाता है। तो थोड़ा सा जल्दी भर लीजिएगा, आज ही भर लीजिएगा, ठीक है? और डॉक्यूमेंट, ये आप हमारी लिंक, ठीक है ना, अप्लाई ऑनलाइन, आप क्लिक हेयर करें तो ये भी हो जाएगा, और ये मैंने आपको शेयर भी कर दिया है। तो सारी चीजें आपके सामने हैं, यानी कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, हो गया। अब ये पूरा नोटिफिकेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, एग्जामिनेशन नोटिस नंबर, ये डेट 4 को आया है, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 फरवरी 2026 ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026। और कमीशन की वेबसाइट भी दी गई www.upsc.gov.in। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब ये पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स, ठीक है, अब इसी को मैंने विस्तार से बहुत बढ़िया से बना दिया है, यानी इसी नोटिफिकेशन को, जिसकी पीडीएफ भी आपको शेयर हो गई। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन है क्या, यानी आपको सीखना चाहिए छोटी छोटी बातों। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूपीएससी नोटिफिकेशन कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। सोचो, बड़ी छोटी बात है, अगर इसी पर कोई आपसे इंटरव्यू में, प्रीलिम्स में कुछ भी ऐसा कभी पूछे, तो या वैसे ही जानकारी के लिए फन फन में, तो यूपीएससी नोटिफिकेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है भैया, इसमें जो लिखा है वही मान्य है, वही लागू, वही अंतिम है। यानी अगर आपने इस लीगल डॉक्यूमेंट के हिसाब से सारी प्रोसेस अच्छे से की है,
तो यूपीएससी किसी भी प्रकार से आपको अयोग्य नहीं ठहरा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए इसको लीगल डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो पहला फैक्ट आपके सामने मैंने ये रखा, यानी आप इसके बेस पर यूपीएससी के अगेंस्ट अगर आपको लगता है कुछ भी आपके हित के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा और आपने सभी कुछ सही दिया है, जो जो इनकी मांग है, तो आप इनके खिलाफ केस कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। यह ताकत है इस डॉक्यूमेंट की, इसलिए इसे लीगल डॉक्यूमेंट कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? यानी वही मान्य, वही लागू है, वही अंतिम है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन समझ गए। एग्जाम कौन कंडक्ट करता है और कब? तो सिंपल, अब ये जो 2027-28 के बच्चे, उनको भी ये चीज अभी से पता रहे तो ज्यादा अच्छा, ये उनके लिए। तो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी यूपीएससी, एग्जाम नेम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्जाम डेट 24 मई। अभी इतनी ही जानकारी इसमें अवेलेबल है। यह बात नोटिफिकेशन के पहले पेज पर स्पष्ट लिखी है, तो मैंने उस नोटिफिकेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है कुल कितनी सीट्स यानी वैकेंसीज हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है लगभग 933, जिसमें से कुल 33 सीटें रिजर्व हैं पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और किस किस के लिए है? यानी ग्रुप ए, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और सभी ग्रुप ए की सर्विसेज, जिसकी पूरी लिस्ट भी मैंने दी हुई है, नोटिफिकेशन में भी, और कुछ ग्रुप बी की सर्विसेज। अच्छा, यहां एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी भी बच्चे का मान लीजिए 2026 में आईएएस आईएफएस में हो गया यानी सिलेक्शन, तो फिर वो ऑब्वियस है 2027 का अटेम्प्ट नहीं दे पाता है, ऐसा प्रावधान पहले से चला रहा है। लेकिन अब की बार ये कह दिया गया है कि अगर आईपीएस या ग्रुप ए सर्विसेज में जो लोग हैं, वो भी एक अटेम्प्ट ही और दे पाएंगे, उसके बाद नहीं दे पाएंगे। यानी जो बारंबारता थी अटेम्प्ट लेने की, वो तोड़ दी गई है। ठीक है? बट ये बारंबारता केवल ग्रुप ए सर्विसेज के साथ है, ग्रुप बी सर्विसेज के साथ नहीं। यानी ये लोग 2-3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो ये भी आप याद रखें। यहां ग्रुप बी में अगर आप हैं तो आप दे सकते हैं, जैसे डैनिप्स वगैरह है ना, दिल्ली अंडमान पुलिस सेवा, या दिल्ली अंडमान जो एसडीएम होते हैं, ठीक है ना, तो आप उसमें छूट है, और होनी भी चाहिए भाई, ग्रुप बी से ए की तरफ आना है। तो आई होप आप यह पॉइंट भी समझ गए। यह संख्या टेंटेटिव है, फाइनल जो वैक्सीन बोलने जा रहा था, फाइनल वैकेंसीज बदल सकती हैं, क्योंकि कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज से फाइनल डेट बाद में आता है। तो क्यों फाइनल वैकेंसी बदल जाती, ये भी आप सबको जानना चाहिए। जैसे अभी कहा गया इतनी, लेकिन हो सकता है इससे अधिक हो जाए, 1050 हो जाए, ठीक है ना, 1040 हो जाए, 1200 हो जाए, इतनी भी हो सकती। क्यों? क्योंकि जो भी कैडर अथॉरिटी होती हैं, वो इसकी सूचना बाद में देती हैं, यानी तो इसके हिसाब से सीटें अमूमन बढ़ी जाती हैं, यानी इससे कम होंगी नहीं, इससे काफी ज्यादा हो जाती हैं। तो आप ये मान के चलेगा कि 1000 प्लस सीट के लिए आपको तैयारी करनी है। बड़ी बात है, ठीक है, ये बड़ी बात है। आप किसी भी स्टेट को उठा करके देखिए, कभी कभी छोड़ दिया जाए तो आपके स्टेट में, चाहे आप हरियाणा हो, एमपी हो, यूपी हो, झारखंड, उड़ीसा, दुनिया में कहीं से भी हो, राजा, आप देखोगे अच्छी सीटों की बात मैं कर रहा हूं, अच्छी सीटों, इससे मिला दो इन सभी राज्यों की तो इतनी सीटें नहीं। ग्रुप ए और बी की बात मैं कर रहा हूं। अब आप कहें नहीं सर हमारे यहां तो इतनी आती, बिल्कुल बेकार है। पूछे कैसे? अभी अपना बच्चा राज पटेल आपकी क्लास का, वो भी पिछले 3 सालों से, उसको 22वीं रैंक मिली है छत्तीसगढ़ पीसीएस में, आप सबको पता ही बात। और 22वीं रैंक पाने के बाद छत्तीसगढ़ पीसीएस में उस लड़के को ग्रुप सी की पोस्ट मिल रही है, इधर देखो, यानी बी भी नहीं, ग्रुप सी की पोस्ट पा रहा है, तो उसने छोड़ दिया ग्रुप सी। उसने कहा नहीं सर, अब मैं जो प्रतिभा सेतु के द्वारा उसका सिलेक्शन हुआ 2023 वालों का, अभी तक सिलेक्शन हुआ, 24 वालों के पास भी आने लगा है सारा का सारा जानकारी, तो उसका सिलेक्शन इसी पे हुआ। तो प्रतिभा सेतु में जो उसे जॉब मिली वो कर रहा है। ध्यान से सोचिए, इस समय यूपीएससी की तैयारी कितनी मजेदार हो चुकी है कि अगर आप क्षमतावान हैं, आप इंटरव्यू कॉल कराइए, आपकी कहानी बदल जाएगी। कि आपको छत्तीसगढ़ पीसीएस में 22वीं रैंक के बाद ग्रुप सी मिल रहा है, और वो बंदा प्रतिभा सेतु के थ्रू मिली हुई जॉब को ज्वाइन करना ज्यादा पसंद कर रहा है, क्योंकि वो ग्रुप पे नॉन गेजेटेड है और ये ग्रुप सी है। ठीक है? तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं कहता हूं कि
पता नहीं, बच्चे कहते हैं पहले स्टेट निकाल लें, फिर यूपीएससी निकाल लें, फिर वो फंस जाते हैं। फिर वो कभी बहुत रेयर होता है कि स्टेट भी निकला फिर यूपीएससी भी निकला, नहीं। यूपीएससी यूपीएससी है, अगर आप एक बार छौंका लगाएंगे तो इसको निकालना मुझे लगता है कि ज्यादा आसान है। कितने बच्चे हैं जैसे गरिमा आप हो ऐसे जो 27-28 वाले एडमिशन, वो सब मुझे बताएं कि आपको लगता नहीं कि यूपीएससी थोड़ा इजी है? लेकिन हाँ, जो स्मार्ट होंगे ये प्रश्न उनके लिए है। जो स्मार्ट नहीं है, डल है कि अब चल रहे हैं, आज पढ़ाई होगी सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी की सभ्यता जो आप पढ़ सकते हैं कि हड़प्पा में क्या मिला, वो हम हमारे ऐसे टीचर लिखवा रहे हैं। हड़प्पा में मिले हुए स्थलों की सूची है, अरे सामानों की सूची है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अरे यार, ये उनके लिए नहीं। ट्रस्ट करेगा उनके लिए सिलेक्शन में मतलब मुसीबत है। स्मार्ट मतलब कि प्रीलिम्स की तैयारी बिल्कुल अलग, जो आपको सिखाई गई है। मेंस की तैयारी बिल्कुल अलग। मेंस की तैयारी में ऑप्शनल भगवान, बाकी आईक्यू वाईपी, बाकी प्रीलिम्स पढ़ते समय ही ट्रेडिशनल आपका जो हिस्ट्री पॉलिटी वो तैयार हो जाता है, उसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये बहुत सरल एग्जाम है? इसको हमने टफ बना दिया है। कुछ फार्मूले आपको पता हो, कोई भी निबंध आप लिख सकते हैं। बस हाँ, प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस के मामले में दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, लिख लीजिएगा। प्रैक्टिस के मामले में दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। यानी जिस बच्चे ने प्रतिदिन एक ऑप्शनल का आंसर नहीं लिखा, ऑप्शनल को भगवान मान ही नहीं रहा। ध्यान से समझिएगा, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप ऑप्शनल को भगवान मानते, तो भगवान की आराधना हम कैसे करते हैं? चाहे किसी भी धर्म से हो, धूप बत्ती अगरबत्ती हर जगह जलती है। तो हम भगवान की आराधना कैसे करते हैं? किसी न किसी प्रकार की रोशनी के द्वारा, किसी न किसी प्रकार की सुगंध के द्वारा। तो यूपीएससी में अगर ऑप्शनल को गॉड कहते हैं, तो उसकी रोशनी और उसकी सुगंध क्या है? आंसर राइटिंग। तो अगर भगवान है तो उसकी पूजा कीजिए आंसर लिख करके पर डे 1। कैसे लिखिए? पर डे 1। तो ये जब तक नहीं करेंगे तब तक चीजें समस्या में। अब अगर बिहार पीसीएस के बेटा रोमा, आप सब लोग जो पर्सनल मेंटरशिप में बताइए कैसे आंसर आपके चेक कर रहा हूं मैं। हर एक आंसर चेक कर रहा हूं। समय लगता ऑब्वियस है क्योंकि काफी बच्चे। स्वयं एक एक पॉइंट क्या होना चाहिए, क्या प्लस है क्या माइनस, और फिर मॉडल आंसर। इस पैटर्न पे मैं कॉपी चेक कर रहा हूं। हैंड रिटन कॉपियां, समझ गए? यानी उनका पहले उनका मूल्यांकन, फिर उसका एक मॉडल आंसर तड़ाक, फिर करंट से अपडेट करने का पूरा ऑप्शन तड़ाक। ठीक है, तो भैया मेहनत कीजिए, डेली एक ऑप्शनल का आंसर लिखिए। अब तो छोड़िए प्रीलिम में 27 वालों के लिए बता रहा हूं, 28 वालों के लिए। अभी तो जिनका 26, आप तो छोड़ दो सब, अब कुछ नहीं तो प्रीलिम्स डूबा तो सब डूबा, बाकी मैं मेंस में बैठा हूं, हैंडल कर लूंगा। कौन कौन सी सर्विसेज इस एग्जाम से मिलती हैं? नोटिफिकेशन में साफ लिस्ट दी गई है मेरे प्यारे बच्चों। आईएएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज यानी जयशंकर साहब, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, अदर की ग्रुप्स, आईआरएस जिसमें आईटी कस्टम है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट, रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, डिफेंस अकाउंट, डैनिक्स एंड डैनिप्स। इसी में रिदम का पहला सिलेक्शन हुआ था, डैनिप्स में। फिर उसके बाद वो प्रॉपर आईएएस हुआ, यानी 2 अटेम्प्ट उन्होंने भी लिया। पौंडीचेरी सिविल एंड पुलिस सर्विसेज आदि, वो पूरी लिस्ट दी गई है आपको नोटिफिकेशन में, ये देख सकते हैं। ये सारी सर्विस 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 23, ये सारी पोस्ट आपके लिए दी गई हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और आप सोचो कि आप कंपेयर तो करो एक बार स्टेट पीसीएस से, स्टेट पीएससी से। यार कोई मुकाबला है इनका? आपको लगता है बॉस, कोई मुकाबला नहीं है। आप इसमें किसी भी जॉब पे जाएंगे ना, बॉस होंगे आप। स्टेट में केवल जैसे जहां पर पुलिस को मजिस्ट्रेटियल पावर यानी स्वयं जांच करने की शक्ति है, वह एसडीएम के अधीन नहीं है, मजिस्ट्रेट की पावर में। वहां पर तो 2 नौकरियां एसडीएम और डीएसपी अच्छी हैं। बाकी बेटा डीएसपी भी उत्तर प्रदेश वगैरह में कोई भी डिसीजन लेने की पावर ही उसके पास नहीं है। ये मैं सब जानता था अपने समय पे। तो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे रोकती थी कि यार स्टेट की तरफ नहीं जाना। और एसडीएम और एक पोस्ट और होती थी बीएस से, वो मिलने में समस्या थी, उनकी मेरिट बहुत जाती थी। और हमारे टाइम पे जो मेंस होता था, मैंने 3
लगातार मेंस लिखे 2009, 2010, 2011 का यूपीपीसीएस का, ठीक है, 3 बार दिया, तीनों का मैंने मेंस लिखा, लेकिन मैंने तीनों का रिजल्ट भी नहीं देखा, क्योंकि तीनों का रिजल्ट आया ही बेटा एक साथ आया, एक एक करके 14-15 में रिजल्ट आया। यानी सोचो कि एग्जाम 3 साल पहले और रिजल्ट 2-3 साल के बाद, मतलब उस समय बहुत ज्यादा आयोग पेंडिंग पे था। तो पेंडिंग पे था, जैसे आप नहीं कहते बिहार में 66वीं 67वीं 68वीं एक साथ हो रहा ना, क्यों? बिकॉज ऑफ द पेंडिंग। तो ऐसे ही वहां पर भी पेंडिंग था, तो मैंने रिजल्ट कुछ देखा नहीं, मुझे लग गया था होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्टिव था, मेंस जो था बेटा जीएस पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसमें भी 66 मार्क्स का आता था मैथ प्लस रीजनिंग, जिसके लिए बहुत स्पीड चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और मैं आईएएस का 8 साल तक लगातार तैयारी, लगातार मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, इसी प्रोसेस में मैं फंसा रहा, तो मेरे पास इस प्रकार की तैयारी करने का मौका नहीं मिला। तो मुझे लग गया था, मैं अपनी कमी बता रहा हूं, मुझे लग गया था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आईएएस और पीसीएस की तैयारी अलग हो रही थी। जैसे आज के पैटर्न पे है 2018 के बाद आईएएस और यूपीपीसीएस का, अगर ये होता तो मेरा सिलेक्शन एक बार में ही हो जाता, क्योंकि ये बिल्कुल यूपीएससी का पैटर्न है। तो हमारी प्रैक्टिस थी नहीं, तो अभी से मैंने अपना कदम पीछे खींचा, मैंने रिजल्ट भी नहीं देखा। पिताजी कह रहे थे तुमने रिजल्ट तक नहीं देखा, हमने कहा पता नहीं, रोल नंबर ही कहां है। फिर मैंने अपना मैगजीन वगैरह का काम स्टार्ट कर दिया। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, स्टेट पीसीएस में 1-2 पोस्ट है जो एक्चुअल में अच्छी हैं, मान सकते हैं, लेकिन बाकी अगर आप देखोगे तो फिर इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं, कोई मुकाबला नहीं है इनका, ठीक है? तो प्लीज यूपीएससी को फोकस करिए। ये सारी सीट मैंने इसीलिए आपको दिखाई है कि आपको लगेगा ना कि ये बेटा, इसमें अगर कोई पोस्ट आपको कम मजा आ रही ना, आपकी पोस्टिंग कहीं और है, डेपुटेशन पर आने का मौका होता है सेंटर में। और जब एक आईएएस अधिकारी किसी भी पोस्ट पे है, सिविल सर्वेंट है, डेपुटेशन में दिल्ली में आता है, तो बड़ी बड़ी चीजें उसके सामने आती हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि जो है ये पोस्ट, इसमें डेपुटेशन पर आने का मौका, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है? और ये इन सभी सीटों में सामाजिक प्रतिष्ठा, आप स्वयं विचार कीजिए कि आप पीसीएस की किसी पोस्ट पे हैं और आप आईएएस की किसी पोस्ट, ध्यान से समझिएगा, मैं कहता हूं पीसीएस की किसी भी पोस्ट पे हैं, मैं अब यहां कम ज्यादा की बात बिल्कुल नहीं कर, ये कोई ऐसा कंपेयर नहीं जो किसी को कम कहे किसी को ज्यादा कहे। जो बच्चे जहां पा रहे हैं सबको बहुत खुश होना चाहिए। मैं अभी जो है आपको जो यहां पर बता रहा हूं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आप एक समाज में गए, एक सोसाइटी में गए, ट्रस्ट करिएगा, सोसाइटी में ज्यादा तवज्जो किसको मिलेगी? या उसके नेम प्लेट, 2 लोग रह रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी, एक पे लिखा होगा पीसीएस और एक पे लिखा होगा सिविल मतलब आईएएस, तो तवज्जो किसको मिलेगी? आप स्वयं विचार कीजिए। सब अगर इस जॉब में आप हैं, ऑब्वियस आंसर दो, किसको मिलेगी? समाज भी, दुनिया भी। अच्छा भैया इनका हुआ है, तो ये होता है बेटा, और आपको चलना पड़ता है, समझिएगा इस चीज को। अब यहां से हम आगे बढ़े। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने आपको एक डेडिकेटेड टीम दी है, पैटर्न दे दिया है, आप टीम से कनेक्ट हो जाएगा। प्लस मैंने एआई का उपयोग करने की भी सलाह दी है, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। खासकर आप जेमिनाई यूज करिएगा, मैं पहले कह रहा हूं आपको, इसमें आप जेमिनाई यूज करिएगा और कुछ भी नहीं, ठीक है ना? अकाउंट क्रिएशन, यानी सबसे पहला स्टेप आपके सामने क्या है? आपको अकाउंट क्रिएट करना है बच्चों, ठीक है? क्या करना है? अकाउंट क्रिएट करना है। और फिर उसके बाद यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, यूआरएन नंबर होता है, जो जीवन में एक बार बनता है, सभी एग्जाम्स के लिए वो फिर सेम रहता है, जो भी आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे, याद रखिएगा। फिर इसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें आपको फोटो अपलोड करना है, और सबसे बड़ी बात है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो अपलोड कैसे होगा? लाइव फोटो कैप्चर, ये मैंडेटरी है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। लाइव फोटो, यानी जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उसी समय एक ऑप्शन आता है, ठीक है ना? लाइव ही आपको फोटो खींचना होता है, बहुत ईजी होता है। जैसे जब मैं दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन का फॉर्म भर रहा था शूटिंग के लिए, स्टेट जब मैं खेलने गया था, उसमें भी यही ऑप्शन था।
फिर उसके बाद आप कोई सा भी आप अगर बैंकिंग की एक्टिविटी करते हैं, आपने अगर की भी होगी तो वो आता ही आता। इनफैक्ट वीडियो जो है आपको एक वीडियो बनाना पड़ता है कुछ चीज़ों को प्ले करके, तो इसलिए इस पे आपको बहुत ईज़ी होता है। वो वहीं पर ऑप्शन आता है, आप फटाक से आपने क्लिक किया, तुरंत फ़ोटो मतलब अपना कैमरा आपको आपने क्लिक किया तो वो आपसे कहता है कि अपना कैमरे का मतलब आपका कैमरा ऑन कराएगा, उसके बाद फिर आप क्लिक कर देंगे, तुरंत खींच जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक-ठीक बढ़िया से अच्छी फ़ोटो के लिए आपको एकदम साफ-सुथरा लाइट वाले प्लेस पर बैठना है, जिससे अच्छी फ़ोटो आ जाए। और क्योंकि अगर अच्छी फ़ोटो नहीं है, तो फिर आप मतलब थोड़ा-सा इश्यू रहेगा। और सिग्नेचर एक पेज पर 3 बार करना है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी कन्फ्यूजन होगा, हमारी टीम आपके लिए खड़ी रहेगी। ठीक है? फिर उसके बाद सेंटर, कैटेगरी, फ़ी ये सारी चीज़ें यानी सेंटर वगैरह के लिए सारी जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूँ। यूआरएन लाइफ टाइम कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। और एप्लीकेशन नंबर हर एग्जाम में नया होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एप्लीकेशन नंबर आपको जब-जब आप एग्जाम देंगे नया बनाना पड़ेगा। यूआरएन हमेशा एक होता है। कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है? हाँ, अंशु कुमारी बिल्कुल लैपटॉप में ही कैमरा ऑन हो जाएगा। बिल्कुल बेटा लैपटॉप या अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप किसी भी जो है साइबर शॉप पे गए हैं, वहां पर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल वही ऑन हो जाएगा, 100% वही ऑन हो जाएगा। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है हाउ टू अप्लाई। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूं। दूसरा पॉइंट आता है हाउ टू अप्लाई। ठीक है? तो अब ये डिटेल भी मैंने दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों। इसको आपको पढ़ना है और चीजों को समझते हुए चले जाना है। जैसे देख सकते हैं आप हाउ टू अप्लाई में मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट। तो वेबसाइट का नाम यहां पर आपको देख सकते हैं, नंबर 1 ठीक है ना, upsconline.nic.in। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड यानी आपको सलाह दी जाती है टू गो थ्रू द जनरल इंस्ट्रक्शन, यानी जनरल इंस्ट्रक्शन जो दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म सबमिट करें मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और साफ साफ लिखा है कि हमने सारी इंस्ट्रक्शन दे रखी है, तो आपको घबरा करके किसी से मदद की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसने सब दे रखा है कि इसमें ये कदम उठाना है, उसके बाद अगला कदम ये होगा, उसके बाद अगला कदम। अरे जैसे आप हम लोगों की ऐप पर ध्यान से समझिएगा, हम लोगों की ऐप पर आप एडमिशन लेते हैं तो जो सारी प्रोसेस फॉलो करते हैं वैसा ही यहां पर भी है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसने पहली चीज में यही लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। फिर लिखा हुआ कैंडिडेट हु इज विलिंग टू अप्लाई फॉर इस मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिक्विसाइट इंफॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अपने बारे में मतलब जो भी आवश्यक सूचना है और जो भी आपकी आवश्यक सूचना को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ईटीसी, as may be shot by the commission along with the URN number 1 common application form CAF and the fourth module जैसे एग्जामिनेशन स्पेसिफिक मॉड्यूल मतलब फीस वगैरह। तो ये सारी चीजें आपको फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप स्वयं करनी है और सारी चीजें वहां पर दी गई हैं। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे आप ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हैं, सिंपल है बच्चों, इसको आप ऐसे लीजिए कि जैसे आप कोई सामान ऑनलाइन मंगाते हैं, मंगाया है अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, कोई सा भी सामान किसी भी वेबसाइट पे, तो जो अमूमन प्रोसेस है, अब इसमें ऑब्वियस है उसमें आधार कार्ड आपका नहीं मांगेगा, आपका नहीं, लेकिन वहां पर भी तो आपको क्या मांगेगा, ठीक है, आप आपका कोई न आपका एड्रेस मांगेगा, आपका जो है फोन नंबर मांगेगा, आपका आपका फोन या कोई भी पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा, फिर उसके बाद आपको ओटीपी देगा। तो सिंपल चीज है, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है ना। सारी चीजें लिखी हुई हैं और आप जब फॉर्म में जाएंगे तो कहीं से भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं होने वाली है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। लाइव फोटो कैप्चर फॉर फिलिंग ऑफ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, वो सब भी दिया गया है, याद रखिएगा। यानी एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ एंड आल्सो कैप्चर देयर लाइव फोटोग्राफ। दोनों चीजें करनी है।
वाइल फिलिंग अप द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सब आपको बता ही दिया गया है, बताने की कोई मतलब कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। यूआरएन नंबर आपको पता ही पता है, एक ही बार मिल जाता है और हमेशा के लिए हो जाता है, आपका बताने की जरूरत नहीं। अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर, एप्लीकेंट यानी आप रिक्वायर्ड टू साइन 3 टाइम्स, वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक, 3 टाइम सिग्नेचर ऑन अ प्लेन व्हाइट पेपर A4 using a black ink and upload the same while filling up the common application form। यानी एक व्हाइट पेपर पर काले पेन से 3 सिग्नेचर करके भी आपको क्या करना है, अपलोड करना है मेरे प्यारे बच्चों। द अपलोडेड सिग्नेचर जो आप करेंगे शुड बी क्लियर एंड बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे, क्योंकि वही आपका आगे मान्य होगा। तो अगर आपने सिग्नेचर वगैरह करने की प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा कर लीजिएगा और तब भरिएगा, एक ही बार में उठा करके टप से मत डाल दीजिएगा। समझ में आ रहा है। तो ये तीनों जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण थी जो आपको बताई दी गई, ठीक है। तो पहले एक बार इसको फिर से क्लियर कर दूं, हाउ टू अप्लाई मेरे बच्चों, समझ गए। यानी वेबसाइट पे गए, सारे अपने डॉक्यूमेंट को रखा, फिर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपका जनरेट हुआ, क्लियर हो गया बेटा। तो यानी सबसे पहले पहला आप बस इतना रखिए, सारे डॉक्यूमेंट लेके बैठना है, यूआरएन जनरेट करना है, जो हमेशा के लिए होता है। अब यहां पर नोट 1, नोट 2, ये जो चीजें लिखी हुई है ना, इनको थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, चूंकि यही मेन है। अगर यहां नहीं फंसे तो फिर आप कहीं फंसेंगे नहीं, ठीक है। नोट 1 क्या, द कमीशन प्रोवाइड अ वन टाइम फैसिलिटी, जो आपको पता है, फिर भी एक बार मैं पूरा पढ़ दे रहा हूं, फॉर कैंडिडेट्स टू अपडेट और मॉडिफाई देयर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो पहला तो हो गया यूआरएन आपको जनरेट करना है। प्लीज नोट, कह रहा है भैया ध्यान से, दैट एनी चेंज मेड टू द यूआरएन प्रोफाइल, कुछ भी आप अगर यूआरएन में चेंज करते हैं, विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन एप्लीकेशंस ऑलरेडी सबमिटेड। ये आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है। द अपडेटेड इंफॉर्मेशन विल अप्लाई ओनली टू एप्लीकेशंस submitted after the candidate has made the necessary change and successfully relogged the URN profile। लाइव फोटो का मैंने बता ही दिया कि लाइव फोटो आपको कैसे खींचना है, सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना है। तो ये आपके सामने 3 नोट, इन तीनों नोट को आप अच्छे से पढ़िएगा। भरते समय कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मतलब हमारी टीम को, ठीक है ना। अब आता है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आपने भर दिया ना, तो पहले क्या होता था, पहले होता था करेक्शन का चांस मिलता था कि नहीं मिलता था, बोलो। अब की बार आपको करेक्शन का चांस नहीं मिल रहा है, बहुत बढ़िया से। यानी सबसे पहले मैं तो कहूंगा जितनी भी जानकारियां हैं, जब आप स्क्रीन पर देखते जाइए तो एक बार एक रफ पेज, मतलब एक व्हाइट पेज में हर एक चीज पहले, पॉइंट नंबर 1 यानी जो ऑनलाइन है यूपीएससी का, 1 लिख लिया, 2 यानी 2 जो दिख रहा है स्क्रीन पे, उसको आपने अपने A4 साइज के पेपर में कॉपी में लिख लिया। यानी सबसे पहले आपने पूरा फॉर्म ऑनलाइन पूरा सिस्टम देखते हुए उसको अपनी कॉपी में या अपने पेज में लिख लिया। उसके बाद फिर पेज को उठाया और एक एक पॉइंट को भरते चले गए। इससे गलती होने का चांस नहीं रहेगा। सही है अप्रोच, ठीक है। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड, लिख लिया, टू विदड्रॉ देयर एप्लीकेशंस आफ्टर द सबमिशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबमिट करने से पहले क्रॉस चेक जरूर करिएगा, स्वयं भी कर लीजिएगा और किसी और से भी चेक करा लीजिएगा, ठीक है ना। फर्दर नो करेक्शन, ऑल्टरेशन, मॉडिफिकेशन इन एनी फील्ड्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज अलाउड आफ्टर सबमिशन। यानी फिर आपने कहा अरे मैंने तो डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी है, अब वो कुछ ना होगा, अब जो गया सो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत मैटर करता है। यानी आपको बस मैंने जो बोला है वही पैटर्न करेंगे तो कोई भी गलती होने के चांस नहीं है। फिर भी कोई भी आपके घर में
पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको बैठा करके रीचेक आप एक बार करा लीजिएगा, सिंपल सी बात है। कोई भी आपका दोस्त कोई भी हो सकता है, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ वन फोटो आईडी कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी या पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय द स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक आईडी आपकी लगेगी। द डिटेल्स ऑफ दिस फोटो आईडी कार्ड विल हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट व्हाइल फिलिंग अप द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी कि जब आप यूआरएन नंबर अपना जनरेट करेंगे तो इनमें से किसी एक की जरूरत पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। दिस फोटो आई कार्ड जो भी देंगे वो एकदम सही होना चाहिए। विल बी यूज्ड फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंस एंड द कैंडिडेट इज एडवाइज टू कैरी दिस फोटो आईडी कार्ड व्हाइल अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन या पर्सनालिटी टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यानी जो भी आपके पास ये सारे कार्ड हैं, जो भी आप अपलोड करेंगे यूआरएन को जनरेट करने के लिए, वो आपके पास होना चाहिए। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो भी, मेंस देने जाएंगे तो भी, इंटरव्यू देने जाएंगे तो भी। ये मैंने इतनी डिटेल में सारी जानकारी आपको केवल इसलिए दी है कि जब आप हर चीज को अच्छे से जानते हैं ना, तो मन में बड़ी शांति होती है। जैसे आप कहते हैं ना, संत महात्मा इतने शांत क्यों होते हैं? तो जैसे जैसे आपको ज्ञान बढ़ता है ना, आपके अंदर एक शांति सी आने लगती। उसको कोई समझ नहीं सकता, उसको कोई ज्ञानी व्यक्ति ही समझ सकता है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अक्सर आप देखिएगा जो बहुत 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 पहुंचे हुए संत, का मतलब एपीजे अब्दुल कलाम भी। संत का मतलब ये नहीं कि जो जिन्होंने भगवा पहना हो, यानी जिनको ज्ञान है, जो इस दुनिया को समझते हैं, अच्छे वाले, वो शांत हो जाते हैं। आप उनको कभी भी देखोगे वो रिएक्ट नहीं करते हैं। किसी भी बड़ी पर्सनालिटी को आप देखोगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे। अमिताभ बच्चन से आप कभी भी मिलोगे, आप देखोगे कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी उसके सामने ऐसे वो झुकते हैं। अगर उसने किसी ने पैर छुआ तो वो एकदम झुक जाते हैं। मोदी जी को देखो, आप पैर छुओ, उनके पैर पे, आपके ही पैर पे झुक जाएंगे। तो ज्ञान के बाद ना एक बड़ी शांति आती है। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं कि जैसे आपके अंदर एक शांति आ जाए कि हाँ यार चल ठीक है, मैंने सब कुछ अच्छे से कर लिया, कोई डाउट नहीं है, और अब हम यहां से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी तक कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, एक है पूजा शर्मा ने कहा है कि जिनका पहले से ओटीआर है क्या उनको फिर से यूआरएन करना पड़ेगा, ये आपका प्रश्न है। तो जो मुझे पता है, नहीं। जिनका पहले से ओटीआर, ओटीआर का मतलब ही हो गया ना यूआरएन, ठीक है। आपका ओटीआर है, अब आपको दोबारा यूआरएन करने की जरूरत नहीं, याद रखेगा। ओटीआर मतलब क्या हो गया? वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है पूजा। यूआरएन का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। यह जीवन में सिर्फ एक बार बनता है। अगर किसी ने पहले यूपीएससी का कोई कोर्स, जैसे कोई सा भी, चाहे ये आईएएस का हो यानी सिविल सर्विसेज हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, तो किसी का भी हो, तो उसका ओटीआर या यूआरएन पहले से बना हुआ माना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 2026 में आपको क्या करना है पूजा? अगर आपका ओटीआर जनरेट है तो केवल लॉगिन करना है, आपको अपना पुराना यूआरएन इस्तेमाल करना है, याद रखेगा। यानी 2026 के फॉर्म में आप
कोई नया ओटीआर नहीं, ठीक है, नया यूआरएन नहीं, याद रखिएगा। तो ओटीआर और यूआरएन एक ही बार यानी वो परमानेंट बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और एप्लीकेशन फॉर्म स्वाभाविक है हर एग्जाम में नया होगा, ठीक है, यानी नया एप्लीकेशन नंबर आएगा हर बार, लेकिन यूआरएन वही रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है? और कोई डाउट किसी को? मयंक कह रहे हैं कि सर फोटो पर लास्ट टाइम डेट और नाम मांगा था, वैसे ही फोटो अपलोड करना है क्या? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। अब पुरानी फोटो अपलोड नहीं करनी, अब लाइव फोटो कैप्चर करना अनिवार्य है। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि पहले क्या होता था मयंक, पहले होता था फोटो आप स्टूडियो से खिंचवाते थे, फोटो पर नाम और तारीख लिखी होती थी और वही फोटो आप अपलोड करते थे। अब क्या बदला है, यानी अब यूपीएससी ने, जैसा मैंने आपको बताया, लाइव फोटो कैप्चर करना अनिवार्य कर दिया है। मतलब कैमरा अपने मतलब ऑन होगा, उसी समय आपकी फोटो ली जाएगी मोबाइल लैपटॉप से, उसी पोर्टल पर, यानी जो यूपीएससी का पोर्टल है। इसलिए अब क्या क्या नहीं चाहिए, फोटो पर नाम, फोटो पर डेट, पुरानी पासपोर्ट साइज फोटो या स्टूडियो वाली फोटो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यानी यूपीएससी अब खुद आपकी फोटो ले रहा है, आपको किसी और को फोटो, किसी और की फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं है, शायद यही डाउट किसी और बच्चे का भी था, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने विस्तृत लेक्चर कर दिया इस पे कि जिससे आप हर एक चीज समझ पाए। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको बता ही दिया गया है। हाँ, अब ये तो हो ही गया, मतलब 24 फरवरी शाम को 6 बजे। अब आता है इशुएंस ऑफ ई एडमिट कार्ड, ठीक है ना। यानी अब आप देख सकते हैं द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिसका फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा, जो सारी योग्यता धारण कर रहा होगा, विल बी इश्यूड एन ई एडमिट कार्ड। ये देख लीजिए आप, ई एडमिट कार्ड आ गया, इसलिए आप जो आता है डॉक से उसकी उम्मीद मत कीजिए। ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द प्रीसीडिंग वीक ऑफ द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम के आसपास आपके पास ई एडमिट कार्ड आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फर्दर यानी वो जब आएगा तो यूपीएससी नोटिफाई करेगा दोज कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर चेंज ऑफ कुछ भी, ठीक है ना, कुछ अगर आप इसमें चेंज वगैरह चाहते हैं तो उसके लिए भी एक सुविधा दी गई है, ठीक है। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर यानी निगेटिव मार्किंग है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बाकी और कहीं से भी आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया? ठीक है, एक बार बताएं। नहीं, क्लियर हुआ? ठीक है,
ये क्या है सर, मेरे 10th 12th में कम लगे हैं। अच्छा, चौथा वाला एक बार और क्लियर कर। ठीक है, चौथा वाला है बेटा कि यूपीएससी फिजिकली यानी कागज वाला ई एडमिट कार्ड आपको नहीं भेजेगा। ठीक है यार, ये कास्ट सर्टिफिकेट वाला अब देखो मैसेज आने लग गए। कास्ट सर्टिफिकेट, अब यही ऐसे ही बच्चे विश्वास करो डूबते हैं। मेरे पास मैसेज आने लग गए कि कास्ट, मतलब ये सारी चीजें पहले से नहीं बना के रखनी होती है। उसके बाद जब प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं होगा तो फिर टीचर के ऊपर या कोचिंग संस्थानों के ऊपर यूट्यूब पर खड़े होकर के घृणा फैलाने का काम शुरू कर दीजिए कि हम तो इनसे पढ़े थे, नहीं हुआ, हम तो इनकी मेंटरशिप में भी थे तब भी मेरा नहीं हुआ, शुरू हो जाएगी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सभी फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूं। आप समझ सकते हो, आप तो एक प्लानिंग पढ़ते हो आप क्यों, आखिर हमें प्लानिंग 12 पंचवर्षीय योजनाओं की जरूरत क्यों पड़ी? सारा काम तो सरकार और मंत्री करते, नीति आयोग की जरूरत क्यों पड़ी? आप चिंतन कीजिए, योजना आयोग को खत्म करने के बाद भी नीति आयोग की जरूरत क्यों पड़ी? यार, रिसोर्स को मोबिलाइज करने का पूरा तरीका वो बताते हैं। तो जब आप प्लानिंग पढ़ते हो तो अपनी लाइफ में प्लानिंग आपकी होनी नहीं चाहिए। बड़ा दुख लगता है यार। चलो, चौथा वाला पहले मैं समझा दूं। यानी यूपीएससी की वेबसाइट से आपको अपलोड करना है ये फॉर्म। इसमें लिखा हुआ है कब जारी होगा, ये लिखा हुआ है। यानी इसमें लिखा हुआ परीक्षा से पहले सप्ताह यानी प्रीसीडिंग वीक के आखिरी वर्किंग डे को जारी की जाएगी। यानी 24 मई 2026 को एग्जाम है। एडमिट कार्ड उससे पहले वाले हफ्ते के आखिरी वर्किंग डे यानी फ्राइडे या सैटरडे को आएगा। आप ऐसा मानिए एक हफ्ता पहले, 24 मई के। एग्जैक्ट डेट यूपीएससी इसकी बाद में बताएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है स्क्राइब जो है, ये बेटा कुछ उनको 3 दिन पहले मिलेगा। स्क्राइब मतलब होता है जैसे जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उन्होंने अपने लिए कुछ जानकारी जो है, मतलब कुछ चेंज वगैरह के लिए डाला है। ठीक है ना, तो वो पॉइंट है जो, ठीक है ना, उनका सिर्फ 3 दिन पहले आएगा। ठीक है ना, किसका? ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है यार, इसको एक बार, क्योंकि अपने कुछ बच्चे हैं जो स्क्राइब 7 डे प्रायर टू द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। स्क्राइब यानी वह व्यक्ति जो दिव्यांग उम्मीदवार के लिए एग्जाम में आंसर लिखता है। ठीक है ना, स्क्राइब। अगर उम्मीदवार को पहले से तय स्क्राइब बदलना पड़े, जैसे अपनी एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, अवनी बेटा, अगर आप क्लास में हो तो आपके लिए ये जानकारी अच्छी है कि सबका एडमिट कार्ड तो बता दिया गया एक हफ्ता पहले, मान लीजिए एक लमसम डेट हो गया। और अगर आपने स्क्राइब यानी लेखक, वह व्यक्ति जो WBD यानी दिव्यांग उम्मीदवार का आंसर लिखता है मेंस में, अगर उसने पहले मान लीजिए मुझे तय किया है, बाद में उसने मयंक को तय किया, मैं उसको नहीं मिल पाया, तो अगर उसको बदलना पड़े, ठीक है ना, यानी अगर पहले से तय किया हुआ व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपको स्क्राइब चेंज का ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा। और ऐसे में आपका एडमिट कार्ड एग्जाम के केवल 3 दिन पहले आएगा। ठीक है ना, आई होप आप समझ गए। नॉर्मल कैंडिडेट का एक हफ्ता पहले आता है। तो इसलिए जो भी अपना लेखक फिजिकली हैंडीकैप हैं, वो अगर चेंज करना चाहते हैं तो जब वो चेंज करेंगे इस अपने लेखक को, अपने स्क्राइब को, तो आपको 3 दिन पहले आएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। कोई और कमेंट आ रहा है? हाँ हाँ रूपांजलि, जो समझ गए बिल्कुल क्लास से जा सकते हैं। हेल्प डेस्क फॉर कैंडिडेट आप देख सकते हैं, यानी यूपीएससी की हेल्प डेस्क भी है
तो आप अगर परेशान हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर। और प्लीज करना चाहिए, आप इधर उधर अनजान लोगों से बातचीत करके परेशान हो सकते हैं। जब यूपीएससी ने हेल्पलाइन दिया है तो आप करिए, बिजी जाएगा फिर करिए। और ईमेल आईडी कम से कम अगर आप ईमेल कर देंगे तो आपके पास एक एविडेंस हो जाएगा कि भाई ये मुझे ये समस्या आई थी, मैंने आपको मेल की यूपीएससी को और यूपीएससी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो इसमें अब हमारी कोई गलती नहीं। तो वो लीगल डॉक्यूमेंट होने के बाद भी आपके पास कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऑप्शन रहेगा। प्लीज इसको जरा साफ साफ देख लीजिएगा। हेल्पलाइन नंबर, या मैं तो कहूंगा कोई भी समस्या है जरूर मेल कर दीजिएगा। और यह हेल्पलाइन सुबह 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक चलती है, ऑल वर्किंग डे मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, और ये अब शुरू हो चुकी है और ये चलती रहेगी, यानी 24 फरवरी शाम को 6 बजे के पहले तक। और यूपीएससी ने कहा एप्लीकेंट्स मे यूटिलाइज दिस सर्विस फॉर एनी इश्यू रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन प्रोसेस। लिख लीजिए भैया कि आपको प्रोसेस में कोई दिक्कत है, जो आप कंफ्यूज होते हैं इधर उधर पूछने की बजाय उनसे पूछिए जो जिम्मेदार हैं, इंक्लूडिंग फी पेमेंट, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको? क्योंकि आप जब यूट्यूब पे जाते हैं तो आपको क्या जानकारी मिलती है? वही कि बस ये हो गया वो हो गया, लेकिन आपकी असली जानकारी क्या है आप देख सकते हैं यहां पर। तो हेल्प डेस्क फॉर कैंडिडेट भी यूपीएससी ने बनाई हुई है, हेल्प डेस्क फॉर कैंडिडेट। जिनको भी फॉर्म फिल करने में, एप्लीकेशन प्रोसेस में, फी पेमेंट में दिक्कत है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में दिक्कत है, वह यह हेल्पलाइन नंबर यूज कर सकते हैं, यह मेल यूज कर सकते हैं। और यह सुविधा सुबह 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक रहेगी, 4 फरवरी से 24 फरवरी के बीच। तो इसका जरूर आप लाभ उठाइए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हो गया आपका। और ये तो मैंने बता ही दिया कि जो भी अपना लेखक चेंज करना चाहते हैं ये उनके लिए सुविधा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बाकी क्या नहीं करना है वो सब एग्जाम के समय पे आप सीख जाएंगे। तो एप्लीकेशन डेट, एडमिट कार्ड मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें हैं। एप्लीकेशन डेट 4 से स्टार्ट हुआ है, 24 फरवरी शाम 6 बजे, 6:01 पर लिंक बंद, कोई अपील नहीं। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले वाले सप्ताह में बिना एडमिट कार्ड एंट्री नहीं होगी। सेंटर प्रीलिम्स एंड मेंस मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के 80 से ज्यादा शहर हैं मेंस यानी प्रीलिम्स के, मेंस के 27 शहर हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और कहां है उसकी भी पूरी लिस्ट दी गई है। सेंटर किसको मिलेगा? फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के माध्यम से आपको मिल जाएगा, यानी पहले आओ पहले पाओ। सेंटर चेंज की कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी, एकदम से ध्यान से सुन लीजिएगा। सारे सेंटर्स यहां पर दिए गए हैं, उनका जो है सीरियल नंबर भी दिया गया है। ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, यानी ए बी से जेड तक आप जाएंगे। ए अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, आगरा, अहमदाबाद, ऐजवाल, अजमेर, अलीगढ़, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। इस प्रकार से आप पूरा का पूरा आपका जो भी है आप वो सारा सेंटर दिया गया है ए बी सी के सिस्टम से। तो आपका जो भी आप इसमें चेक करें और आप वो सेंटर ले लें। मेंस एग्जामिनेशन का सेंटर भी दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, फिर वही अहमदाबाद, ऐजवाल, बेंगलुरु, भोपाल, यानी सेम उसी अल्फाबेटिकल ए बी सी डी जेड वाले फॉर्मेट में मेंस एग्जामिनेशन दोनों सेंटर आप ऑप्ट कर लीजिएगा। परीक्षा की योजना आप सबको पता है, यानी स्टेज 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टेज 2 मेंस एग्जामिनेशन, स्टेज 3 इंटरव्यू 275 नंबरों का। स्टेज 1 जीएस पेपर 1, यानी जो जीएस का पेपर होता है इसी से आपकी मेरिट तय होती है, यानी स्क्रीनिंग। जीएस पेपर 2 सी सेट होता है, जिसमें 33% मार्क्स पाना होता है, ये क्वालिफाइंग होता है, इसका मेरिट में कोई रोल नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग लागू है, जैसे कि 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो एक आपका सही भी माइनस हो जाएगा। प्रीलिम्स मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ते हैं। मेंस में आएंगे 9 पेपर होते हैं, 2 क्वालिफाइंग होते हैं, 7 से आपकी मेरिट निर्धारित होती, ए से जीएस ऑप्शनल। स्टेज 3 इंटरव्यू 275 मार्क्स, फाइनल रैंकिंग मेंस और इंटरव्यू के नंबर को जोड़ करके होती है। तो परीक्षा की योजना ये है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है ये भी आपके लिए जरूरी है।
आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, उसमें राष्ट्रीयता भी होती है। अगर आप आईएएस, आईएफएस और आईपीएस बनना चाहते हैं तो केवल ये भारतीय नागरिकों को मिलेगा। अदर सर्विसेज जो हैं वो इंडिया के लोग भी, नेपाल के लोग भी, भूटान के लोग भी, और कुछ पीआईओस भी, यानी जिनके पास सर्टिफिकेट पीआईओस का है, भारतीय मूल के व्यक्ति, वो भी इस सर्विस में अप्लाई कर सकते हैं। आप सोचिए कि आपकी फाइट कितनी तगड़ी है। कुछ ही टॉपर्स वगैरह की वीडियो देख करके हम पागल हो जाते हैं। फाइट देखो, नेपाल भूटान वाले भी आकर के, कुछ पीआईओस भी आकर के एग्जाम दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपकी कंडीशन क्या है। कंपटीशन टफ है। तो आप देखिए, ये भी आपको मजा आया। कितने बच्चों को ये पता था, या कितने सच सच बताइएगा, आप में से कितने बच्चों को पता था कि केवल 3 सर्विसेज को छोड़ करके अदर सर्विसेज में हम भी शामिल रहेंगे, यानी आप भी, नेपाल भी, नेपाली बंधु भी, भूटान वाले भी, और पीआईओ वाले भी। आप सोच लो फाइट कैसी तगड़ी है कि आपकी विदेशों से फाइट है। एज मिनिमम 21, मैक्सिमम 32, और इसको निकालने की डेट है 1 अगस्त 2026। इस एज में रिलैक्सेशन कितना है? 32 में 5 साल एससी एसटी को, ठीक है, 3 साल ओबीसी को, 10 साल जो भी दिव्यांग हैं, और एक्स सर्विसमैन एज पर जो सर्विसमैन का रूल होता है। और डेट ऑफ बर्थ आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट से ही मानी जाएगी, यानी जो 10वीं आप पास करते हैं, जो सर्टिफिकेट बनता है, मार्कशीट नहीं बेटा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट में अंतर है, तो सर्टिफिकेट से मान्य होगा, याद रखिएगा। एजुकेशन, यानी किसी भी माध्यम से आपने, मतलब किसी भी वर्ग में आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो कला में किया हो, साइंस में किया हो, कॉमर्स में, किसी में भी। फाइनल ईयर अलाउड, यानी अगर आपकी उम्र हो चुकी 21 साल, तो आप अगर 3rd ईयर कर रहे हैं तो भी आप दे सकते हैं। एमबीबीएस वालों को इंटर्नशिप प्रूफ देना होगा कि वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, तभी उनको एग्जाम देने को मिलेगा। ठीक है। वैसे अटेम्प्ट जनरल 6, ओबीसी 9, एससी एसटी अनलिमिटेड जब तक उनकी एज है, और फिजिकली हैंडीकैप 9 या अनलिमिटेड। प्रीलिम्स में कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर अगर मेरा जीएस का अच्छा नहीं हुआ तो फिर मैं सीसेट का नहीं दूंगी और मेरा अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। जी नहीं, अगर आप चले गए, आपने सारी फॉर्मेलिटी करके 5 मिनट के बाद भी आप निकल जा रहे हैं, तो भी आपका वह अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। पॉइंट इज क्लियर बेटा? तो ये सारी बातें हैं, एलिजिबिलिटी वगैरह, वो सारी चीजें आपको बता दी हैं बहुत, बस शॉर्ट फॉर्म में। अब उसका डिटेल भी यहां पर दिया गया है, एज लिमिट भी, कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस एज लिमिट को आप जो है एआई के थ्रू अपने हिसाब से बना लीजिएगा। कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक एक पर अगर डिस्कस करूंगा तो घंटों लग जाएंगे। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बॉक्स में आपको सब बता ही दिया, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैंने बॉक्स में बता दिए, कैटेगरी टू विच द कैंडिडेट बिलोंग्स, सबके अटेम्प्ट भी हैं, यानी मैंने जो बनाया है पीपीटी वो बिल्कुल बेसिक है, कि मतलब हमने प्रूफ के साथ बनाया, जिससे आप इसको साल भर रख सकें, इससे आप सीख सके, जान सकें इस एग्जाम को, इसकी पूरी प्रोसेस को, 27 वाले भी, ये नहीं कि केवल आपको पकड़ा दिया है, आप समझिए। रेस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला भाग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आईएएस आईएफएस, अगर पहले से आईएएस आईएफएस हैं तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 नहीं दे सकते। अगर पहले आईपीएस बने हैं, अब आया मजेदार, आईपीएस दोबारा नहीं ले सकते। अगला अटेम्प्ट, यानी अगर मान लीजिए मैं 26 में आईपीएस हो गया, तो अगला 2027 में हमें आईपीएस भरने का ऑप्शन ही क्या होगा? बोलिए। अगर मैं आईपीएस हूं 26 में और 27 अटेम्प्ट देना चाह रहा हूं, तो मैं आईपीएस नहीं भर पाऊंगा, क्योंकि वो तो आप ले चुके हैं। समझ में आ गया होगा, हैं? तो आप बहुत बड़ी चीज आपको मिली है, यानी अगर आईएएस चाहते हैं झोंक दीजिए तभी मिलेगा। आईपीएस दोबारा नहीं ले सकते, लेकिन एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम इसलिए दे सकते हैं, एक कि आप आईएफएस या आईएएस बन जाइए, नहीं बने तो फिर इस वाले 27 वाले में आपको आईपीएस तो नहीं मिलने वाला, चूंकि आप पहले ले चुके हैं। ग्रुप ए सर्विसेज, ठीक है, एग्जाम देने पर कोई रोक नहीं है, ठीक है। एग्जाम एकदम कंफ्यूज मत होगा कि एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, एग्जाम देंगे। ग्रुप ए वाले मैंने स्टार्टिंग बताया,
यानी अगर कोई उम्मीदवार सीएससी 2026 से आईपीएस या ग्रुप ए की जितनी सर्विसेज की मैंने लिस्ट दी है वो लेता है तो सीएससी 2027 दे सकता है, यानी वो एक बार अटेम्प्ट दे सकता है। शर्त क्या होगी कि ट्रेनिंग से वन टाइम एग्जामिशन ही मिलेगा, बार बार वाला चक्कर अब नहीं होगा। और अगर आपने ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की, जैसे बहुत से लोग आपने देखा होगा ट्रेनिंग ही ज्वाइन नहीं करते, कभी तो मैंने नहीं किया बाद में कर लेंगे, और एग्जामिशन यानी छूट नहीं ली कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, परमिशन मिले, तो आपका सर्विस एलोकेशन ही कैंसिल हो जाए यानी आप बेरोजगार हो जाएंगे यानी सीएससी 2027 में सिलेक्ट हुआ, एक सर्विस चुननी होगी। अगर आपने नहीं चुनी तो एक आईपीएस जो पिछली बार थे वो तो गई ही गई, या जिस पर भी थे तो और जो इस साल हुआ वो भी, दोनों आपकी चली जाएंगी और फ्यूचर में आप एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। एक बार इसको देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक बार इसको आप लोग देखिए, एक बार आप लोग पढ़े, जिससे कोई कंफ्यूजन ना पता चले यूट्यूब पर 50 लेक्चर आप देख रहे हैं इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। नहीं, फटाफट बताओ बेटा एक बार सब लोग। मैं स्क्रीन से हट गया हूं। बाकी मैं भी आप लोगों के डाउट दूर करूंगा फॉर्म वगैरह भरने में जो भी है। बोलो भाई, समझ में आ गया? सिंपल है कि अगर कोई उम्मीदवार पहले आईपीएस बन चुका है तो दोबारा आईपीएस ऑप्ट या एलोकेट नहीं हो सकता। यानी आप एग्जाम दो लेकिन आईपीएस दोबारा आपको नहीं मिलेगा, या तो आईएएस मिलेगा, आईएफएस मिलेगा, या फिर कोई नीचे की चीज मिलेगी। यानी अगर 2026 में आईपीएस मिल गया, 2027 आपने दिया आईएएस आईएफएस बनने के लिए, तो 2027 में फिर अगर आपकी आईपीएस रैंक आ गई तो एज पर नोटिफिकेशन आईपीएस नहीं मिलेगा, क्योंकि आईपीएस पहले ही लिया जा चुका है। यानी आईपीएस इज इक्वल टू वंस इन अ लाइफ टाइम। रूल 5.2 में ये साफ साफ लिखा हुआ नोटिफिकेशन मैंने आपको दिया है, रूल 5.2 में। हाँ, वो 27 में एग्जाम दे सकता, उस पर कोई भी रोक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसा क्यों किया गया, मैंने दो चीजें बताई भैया। कैडर अलॉट होता है मतलब जैसे अभी आपको मैंने स्टार्टिंग बताया कि कैडर के थ्रू सूचना आती है कि कहां कितनी पोस्ट खाली है। अब आपके लिए एक सूचना आई और फिर आप 2 3 4 साल झुला रहे हैं, सारी ट्रेनिंग को आप खराब कर दे रहे हैं, तो अच्छा अच्छा कदम है, क्योंकि आईपीएस के लिए तो मुझे लगता है किसी भी सर्विस के लिए रेस्ट्रिक्शंस ऑन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कौन कौन नहीं दे सकता है, तो आपके लिए ठीक है ना, उतना जानने की जरूरत नहीं। फी क्या है? प्रीलिम्स 100 रुपया, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी जो भी दिव्यांग है, महिला है, उनके लिए फ्री है। मेंस का अगर आप जिसका भी प्री होगा उनको 200 रुपया लगेगा। फी किसी भी प्रकार से रिफंडेबल नहीं है, ठीक है ना। जो भी दिव्यांग बच्चे उनको कौन कौन सी सुविधा मिलती है, यानी आपको एक लेखक मिलता है, जिसके बारे में मैंने बताया कि अगर मान लीजिए आपने लेखक एक्स चुना है, कुछ समय के बाद एक्स आपको अवेलेबल नहीं हो, वाई अगर आप चुनना चाहते हैं तो आपका एडमिट कार्ड आने में थोड़ा लेट लगेगा, और बच्चों का 1 हफ्ता पहले आएगा, आपका 3 दिन पहले आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको टाइम में भी छूट मिलता है। और हाँ, लेकिन आपका मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट मैंडेटरी, इसी का जबरदस्त इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, बहुत लोगों ने किया बेटा, एक दो को मत मानिए। और ये सारी चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्लियर है? ठीक है।
अब आपको आता है क्या क्या आपको नहीं लेके जाना है। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, क्योंकि अगर आप लेके गए, पकड़े गए तो लाइफ टाइम बैन हो जाएगा, जेल भी हो सकेगी। कोई भी गलत डॉक्यूमेंट मत दीजिएगा, गलत फोटो अपलोड मत कीजिएगा, ऐसा करेंगे तो क्रिमिनल ऑफेंस होगा, यूपीएससी आपको लाइफ टाइम बैन कर देगा। ठीक है। अब आता है क्या फॉर्म सबमिट कर दिया फिर कुछ कर सकते हैं? फॉर्म सबमिट होने के बाद विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, करेक्शन नहीं कर सकते हैं, या इस बार आपके लिए बाधा लगा दी गई है। तो ये सारी जानकारी रही है। क्या सब बच्चे इस जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए? ठीक है, तो जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए, और अब स्वाभाविक है हमें ज्यादा फोकस होना है। मेंटर हमेशा वही चूज करिए जो मेंटर इस एग्जाम को जीता हो, केवल सब्जेक्ट पढ़ाने वाला नहीं। नहीं तो फिर पढ़ेंगे आप, लेकिन ऑब्वियस है कंपटीशन में, चूंकि मैं स्पोर्ट्स में शुरू से मेरा इंटरेस्ट रहा, अभी मुझे मौका मिला, मैं देख पा रहा हूं जिनके पास अच्छे कोचेस नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छे कोचेस, तो ये बहुत जरूरी है लाइफ में, सबसे बेहतर अच्छा कोच होना। और आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, अगर मैं आप सबके लिए अच्छा कोच हूं तो मेरी मेंटरशिप अवेलेबल है, और धीरे धीरे आपको इसी फॉर्मेट की तरफ मूव करना चाहिए। सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें जीएस फाउंडेशन पूरी क्लासेस भी आपको मिलती हैं, ऑप्शनल भी मिलता है। ठीक है, आईएएस के लिए यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। दूसरा, अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, कहीं का भी स्टेट है, अगर वो रिटर्न है, तो मेंस की मेंटरशिप मैं आपको देता हूं, वो आपको लेनी चाहिए और आपको मेरे साथ कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ब्रांड न्यू क्लियर प्रीलिम्स प्रोग्राम फर्स्ट राउंड स्ट्रेटजी, यानी अब आपके सामने सबसे बड़ा जो टारगेट है कि जब 24 मई को पेपर आपके पास आए तो आप पहला कदम क्या उठाएं। आप पहला कदम उठाएं। देखो कुछ बच्चे चले गए, वापस कह दो आ जाएं, क्योंकि असली चीज तो अब स्टार्ट हुई है। तो जब आप पहला स्टेप लें, यानी कि फॉर्म आपने भर दिया, अब आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए? स्ट्रेटजी पे आ रहा हूं। रणनीति जो मैंने कही थी उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। तो पहली रणनीति मैंने बताई है कैलेंडर। क्या बताई है? कैलेंडर। ठीक है ना, वो मैंने बता दिया। 5 फरवरी से 23 मई तक का एक कैलेंडर आपको बनाना है, और उसमें टिक करना है आपने जो भी टारगेट है आपका। तो पहला चीज ये हो गया। दूसरी हमारी स्ट्रेटजी है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, इन 100 क्वेश्चन में जब हम फर्स्ट राउंड अटेम्प्ट करने जाएं तो 50 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर जाएं। 50 क्वेश्चन, अगर आप 50 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर जाते हैं और इसमें मैक्सिमम सही हो जाते हैं जीएस में, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और हमारे प्रीलिम्स पास करने का जो बेस है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन हम लोग कैसे अटेम्प्ट करें मेरे प्यारे बच्चों, उसी के लिए हमारा ये प्रोग्राम है। टारगेट 50 जीएस प्रीलिम्स क्वालिफायर प्रोग्राम। ठीक है ना, जो 2 फरवरी से स्टार्ट है, यानी दो 2 फरवरी क्या, 27 जनवरी से स्टार्ट है। इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद से वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप सब लोग जो भी इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट नहीं है, आप इकोनॉमिक सर्वे का तुरंत पार्ट बनिएगा। स्ट्रेटजी में इकोनॉमिक सर्वे का बिना कुछ सोचे हुए, क्योंकि उसके बिना, जिसके द्वारा, ध्यान से समझिए, 50 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड। अब इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के थ्रू मैं पूरा बेसिक इकोनॉमिक्स आपको करा रहा हूं, और बेसिक इकोनॉमिक्स अगर क्लियर हो जाता है विद इकोनॉमिक सर्वे, सारी टर्मिनोलॉजी, बजट की सारी टर्मिनोलॉजी, तो इकोनॉमिक्स के मैंने आपको बताए थे कोर 20 क्वेश्चन रहते हैं स्कीम वगैरह को मिला करके, और अगर आप एक्स्ट्रा जाएंगे एग्रीकल्चर और वो सारी, तो मैंने बताया था इकोनॉमिक सर्वे के पहले लेक्चर में 30 से 32 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन 50 में से आपका इसी महीने तैयार हो जाएगा, 50 में से 20। अब इस 20 में हम क्या करें कि कोई क्वेश्चन गलत ना होने दें। अगर कोई गलत होने दें तो 2 क्वेश्चन हम स्किप कर दें जो हमें नहीं आ रहा है, यानी गलत टिक ना मारे। 18 क्वेश्चन हम यहां से सही कर ले जाएं। अब 18 क्वेश्चन अगर हम सही कर ले जाएं तो केवल 32 क्वेश्चन हमें और सही करने की जरूरत होगी, और 50 से ज्यादा मेरिट अभी आज के समय में गई नहीं। तो इससे हम बच भी जाएंगे। 70, 80, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप करिएगा, लेकिन कैलकुलेटिव करना है।
मेरा अपना ये मानना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैंने 90 क्वेश्चन किया था, या कुछ टॉपर कह देगा कि मेरी पीछे के अटेम्प्ट में कमी थी कि मैंने क्वेश्चन ही कम अटेम्प्ट किए, अब की बार मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। यार आप, वो एक व्यक्ति का इंडिविजुअल है कि भाई पिछले अटेम्प्ट में जब उसने 90 अटेम्प्ट नहीं किए थे तो इसका मतलब उसकी तैयारी ही नहीं थी। पॉइंट को पकड़िएगा। एक बच्चा अगर ये कह रहा है, कि मेरी कमी थी कि मैंने पिछले अटेम्प्ट में कम क्वेश्चन किए थे जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स रुक गया, अगले में मैंने 80-90 क्वेश्चन किए इसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स हो गया। देखो यहां पर क्या है, ये उसका अपना प्लान है, उसका रिस्पेक्ट करो, लेकिन अपने ऊपर उसको लागू मत करो यूट्यूब देख करके। कैसे? हर एक व्यक्ति का अपना कस्टमाइज प्लान होता है। अब सोचो कि पिछले में वो कम कर पाई या कम कर पाया, तो क्यों कम कर पाया ये सोचना, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं थी, इसलिए वो 70 तक जाते जाते थक गई या थक गया। अब की बार एक साल में उसने अच्छी तैयारी की तो वो 90 तक पहुंची या 90 तक पहुंचा, इसलिए उसके अटेम्प्ट को अपना अटेम्प्ट मत बनाइएगा। क्या सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, प्रिपरेशन पे होता है कि आप कितना अटेम्प्ट करना चाहेंगे। मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हम एक्यूरेट मार दें 50 से 55 क्वेश्चन एक्यूरेट, फिर हम ज्यादा अटेम्प्ट क्यों करेंगे, नेगेटिव मार्किंग क्यों झेलेंगे? ठीक है। हाँ हाँ बेटा, बनवा लो, ठीक है, सर्टिफिकेट बनवा लो। तो रणनीति ये आपके सामने दूसरी मैंने रख दी है टॉप 50 चैप्टर की। तो जैसे अब आपका स्टार्ट हो चुका है 18 क्वेश्चन, मैंने कहा फाइनली हम इकोनॉमिक्स का करने जा रहे हैं, मतलब इससे कम तो आएगा ही नहीं, 20-22 रहेगा, लेकिन मैंने 18। फिर जैसे दूसरा यानी इंडियन पॉलिटी, किसी का गलत नहीं होता, आपका भी गलत नहीं होगा, कुल 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हम 11 क्वेश्चन अगर शामिल कर ले तो वही सिंपल, यानी कितने हो गए, 29 हो गया। अब इसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट अच्छा खासा आ रहा है, मैं कहता हूं 15 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। अगर आप इस 15 में केवल और केवल 10 क्वेश्चन कर जाए, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 हम छोड़ दें या 1-2 गलत हो जाए तो हमारा बैलेंस हो जाए, तो कितना हो गया, 39 हो गया। और प्लस इसके बाद आपका करंट, में भी काउंट ही नहीं कर रहा हूं, करंट सब में प्लस करेगा, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से लगभग 13 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। मैं कहता हूं इसमें से 6 क्वेश्चन हटा दो, केवल 9 क्वेश्चन रख दो बस, तो कितना हो गया, 48 क्वेश्चन हो गया। और बाकी का करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स अगर हम 2 क्वेश्चन भी रख दें तो 50 क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। तो मेरी जो जीएस प्रीलिम्स क्वालिफायर प्रोग्राम है, ये वही है जिसके अंतर्गत सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे, लिख लीजिएगा आप सब, जिसके अंदर सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा है और वो बहुत बेसिक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वो हेल्प करेगा। नंबर 1, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह पर जो क्वेश्चन ढेर सारे आ रहे हैं, तो वो पूरा डिटेल्ड है, उसमें हर एक चीज मिलेगी, हर एक फसल के बारे में सब कुछ। तो एक तो हमारा, फिर इसके बाद जैसे ही ये खत्म होगा इकोनॉमिक्स, तुरंत पॉलिटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैंने फेज 1 में दिए हैं उसका रिवीजन स्टार्ट होगा। फिर एनवायरनमेंट के जो कोर सेगमेंट हमारे यहां पढ़ाए गए हैं, जहां से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे, यानी चुनिंदा चैप्टर्स का, एनवायरनमेंट में 1 to 100 नहीं। और फिर सेम हिस्ट्री में जो मैं कराऊंगा, कि जैसे मान लीजिए एंशिएंट इंडिया में मैं आपको क्या कराऊंगा, एंशिएंट इंडिया में जैसे आर्ट एंड कल्चर, स्टोन एज भीमबेटका से लेकर के पूर्व मध्यकाल तक जो कुछ भी, गांधार, मथुरा, जितनी कलाएं, बैठ करके, और कुछ नोट्स नहीं दूंगा, कुछ लिखवाऊंगा नहीं, केवल बताऊंगा कि गांधार कला ये है, मथुरा कला ये है। चुनिंदा चैप्टर्स के थ्रू हम एंशिएंट इंडिया, मिडवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया पकड़ेंगे। जैसे मिडवल इंडिया में गए तो टर्मिनोलॉजी चले गए, इक्ता, मनसबदारी, समझ गए, भक्ति, सूफी, सभी संत, इस प्रकार का, यानी जिसके आने के चांस होते हैं उन्हीं विषयों पर काम करेंगे। इस हिसाब से हम 50 क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि मार्च के एंड तक जाते जाते हम 50 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में
पकड़ने में कामयाब हो पाएंगे और इसको हम अप्रैल में और मई में रिवीजन मोड पे रखेंगे। बाकी जो हम डिटेल से पढ़ रहे हो तो हम पढ़ते रहेंगे, उसको मैं रोकूंगा नहीं। ये मेरी तरफ से आपको बोनस के रूप में दिया जा रहा है। एक दूसरा टारगेट 40 सी सेट क्वालिफायर प्रोग्राम की किसी भी तरीके से 80 क्वेश्चन में हम 40 क्वेश्चन सही कर ले, और इसकी शुरुआत भी इसी बीच यानी इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ 15 फरवरी यानी 14 तारीख को रवि सर आएंगे। 14 या 15 को उन्होंने बोला है। उसके बाद फिर हम और वो बैठ करके इस पर काम करके कॉम्प्रिहेंशन में और बाकी की चीजें वो, और बाकी आपको पढ़ाया गया कॉम्प्रिहेंशन या सी सेट पूरी क्लासेस हो ही चुकी, वो हम केवल इसमें से इंपॉर्टेंट सेगमेंट लेंगे। तो ये 2 टारगेट हमारे हैं और मैं चाहूंगा कि आप सब जरूर इसका हिस्सा बने, चूंकि हम पूरे सिलेबस पर फोकस नहीं, हम केवल 50 क्वेश्चन पर फोकस है। और अगर ये 50 क्वेश्चन हम समेट पाए तो बहुत मजा आएगा। और अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है प्रीलिम्स टॉप 50 चैप्टर, इसके साथ हमारी पूरी टेस्ट सीरीज और इकोनॉमिक सर्वे, ये सभी क्लासेस तीनों केवल 4,999 में अवेलेबल हैं। आप इसका हिस्सा जरूर बनिए, पैसे पे मत जाइएगा। और टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्च वाली मैंने आपको कल ही बताया कि मैं खुद बनाने जा रहा हूं। चारों टेस्ट मैं खुद बनाने जा रहा हूं। आप कहीं सारा बाकी आप नहीं बनाते, बाकी भी बनाता हूं, विजन मेरा ही होता है, टीम काम करती है। ये मैं खुद बनाने जा रहा हूं। इकोनॉमिक सर्वे के सारे मैं खुद बनाऊंगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है। आप ये जरूर इसको मिस मत कीजिएगा, सर्वे और बजट, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट की पूरी क्लास मिलेगी, ऑब्वियस है, हमारे ऐप पर। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर हम प्रीलिम्स का टॉप 50 तो नहीं लेंगे, लेकिन जो है उसके बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा। तो आपके लिए एक और ऑप्शन है कि प्रीलिम्स का टॉप 50 भी अवेलेबल है, सर्वे और बजट भी, केवल 2,999 में। यानी उन्होंने कहा सर हमें टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, लेकिन ये टॉप 50 आपका अच्छा लग रहा है जीएस का और 40 सी सेट का, तो ये आपके लिए अवेलेबल है। और इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या आप डायरेक्ट हमारे ऐप पर जा करके इन क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज यानी इस पहले सेशन में इतना ही। अब थोड़ी देर बाद आप सब पहले फॉर्म की जो भी फॉर्मेलिटी उसको पूरा कर लीजिए, फिर जब एक बार ग्रुप में हो गया, फिर उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे की क्लास स्टार्ट करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक रहेगा? बताएं बच्चे एक बार। ऋतु धामा, नहीं बेटा, जानकारी ले सकते हो, वो सब जानकारी के लिए है। ठीक है ना? बेटा, अब अगर आपका पहली बार है तो 12 अंकों का सही है। ठीक है, बाय, थैंक यू।